ब्लेड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो था जो डीमन लॉर्ड को हराने के बाद हीरो वर्क से रिटायर हो चुका था। पर सब कुछ तब बदल जाता है जब वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मैजिक स्कूल में एनरोल करता है। लेकिन जब सारी बैडीज उसके हीरो रिस्क पर फिदा हो जाती हैं तो वो सबको ओवरपावर करने लगता है। स्टोरी की शुरुआत एक सुनसान बैटलफील्ड से होती है जहां सिर्फ दो ही लोग बचे होते हैं, ग्रेट हीरो ब्लेड और डीमन लॉर्ड। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए वो वर्ल्ड की फेट डिसाइड करने के लिए एक ऑनरेबल ड्यूल के लिए अग्री करते हैं। पर अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी मैच टाई हो जाता है। एंड में वो दोनों एक दूसरे को अपनी स्वॉर्ड से स्टैब करते हैं और गिर पड़ते हैं। और ब्लेड स्माइल करता है क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि उसके हीरो वाले दिन अब खत्म हो गए हैं। कुछ टाइम बाद ब्लेड अपनी हीरो पावर्स लूज कर देता है, इसलिए वो एक्साइटेड होकर एक स्कूल ज्वाइन करता है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। जब वो हॉल्स में ऐसे भागता फिरता है जैसे उसके लिए सोशल एंजाइटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसकी इन ओवर द टॉप हरकतों से बाकी सब वियर्ड आउट हो जाते हैं। इवेंचुअली उसको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो उसके साथ वाइब करने के लिए काफी अजीब होते हैं। पर तभी एक लाल बालों वाली बैडी अर्नेस्ट वहां आती है और उसको हॉलवे में हंगामा करने के लिए टोक देती है। उसके नए दोस्तों ने एक्सप्लेन किया कि अर्नेस्ट स्कूल की टॉप स्टूडेंट है और सब उसे एम्प्रेस बुलाते हैं। पर ब्लेड बड़े कैजुअली उसके पास चला जाता है ताकि उससे भी दोस्ती कर सके। अर्नेस्ट रियलाइज करती है कि उसने इसको पहले कभी नहीं देखा, तो स्टूडेंट्स उसे बताते हैं कि ब्लेड नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। वो मेंशन करती है कि इस स्कूल में सिर्फ वही लोग एनरोल होते हैं जो हीरो बनने का सपना देखते हैं। पर ब्लेड कहता है कि वो यहाँ सिर्फ दोस्त बनाने आया है क्योंकि हीरो वाली लाइफ से वो पक चुका है। अर्नेस्ट को उसके पास्ट का कुछ नहीं पता था और वो उसके वीक रिजॉल्व पर भड़क जाती है। पर अपना भाई बिल्कुल नहीं घबराता और कैजुअली उससे कहता है कि उसे हेडमास्टर के ऑफिस ले चले। अर्नेस्ट का गुस्सा आसमान पर था, पर अपना भाई ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे सब्जी वाले से मुफ्त का धनिया मांग रहा हो। ना चाहते हुए भी वो उसे वहां ले जाती है। पर जब वो दरवाजा खुलती है तो हेडमास्टर की जगह किंग को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन बो करती है और ब्लेड को भी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए फोर्स करती है। पर किंग उन्हें रिलैक्स करने को कहता है क्योंकि आज से वही उनका नया हेडमास्टर होगा। फौरन ही अर्नेस्ट किंग की चमचागिरी शुरू कर देती है इस उम्मीद में कि शायद वो उसके मुंह पर कुछ गोल्ड कॉइन्स फेंक दे। पर किंग उसे वहां से पतली गली पकड़ने को कहता है क्योंकि उसे ब्लेड से अकेले में बात करनी थी। बाहर जहां अर्नेस्ट गुस्से में जल रही थी क्योंकि एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने उसे मॉक कर दिया था, ब्लेड किंग से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। किंग बताता है कि वो चाहता है कि ब्लेड अपनी पावर्स वापस रिगेन करे, पर ब्लेड एक नॉर्मल स्टूडेंट बनने पर अड़ा रहता है। फिर भी किंग इस बात पर फोर्स करता है क्योंकि दुनिया को उस जैसे एक ग्रेट हीरो की जरूरत है। बाद में ट्रेनिंग क्लास के दौरान ब्लेड अर्नेस्ट के पास जाता है जो उसे बताती है कि ये क्लास एडवांस्ड हीरोज के लिए है, पर वो उसे क्लास पास दिखा देता है जिससे उसे लगता है कि उसने यहाँ आने के लिए रिश्वत दी है। वो कहती है कि इस एकेडमी में नॉन सीरियस लोगों की कोई जगह नहीं है, पर ब्लेड कहता है कि वो नए दोस्त बनाने के लिए काफी सीरियस है। जब वो उस पर भड़कने लगती है तो भाई इतनी ऑडेसिटी दिखाता है कि उसके सर पर हेड पैट दे देता है, जिससे गुस्से में आकर वो उस पर अपनी स्वॉर्ड चला देती है। पर ब्लेड इजीली उसके अटैक के ऊपर से जंप कर लेता है और उसे पूरी तरह शॉक कर देता है। तभी सोफी नाम की एक अजीब लड़की उनके पास आती है और ब्लेड ये सोचकर उसे पकाना शुरू कर देता है कि वो यहाँ उसकी दोस्त बनने आई है। इस बीच अर्नेस्ट को ब्लेड की स्ट्रेंथ जानने की क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए वो इंस्ट्रक्टर से उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने को कहती है। थोड़ी ही देर में एक एन्चेंटेड मेटल आर्मर को एरिना ने लाया जाता है और अर्नेस्ट उसे अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने को कहती है और शर्त रखती है कि अगर वो इसको काटने में कामयाब हो गया तो उसे क्लास में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हालांकि ब्लेड एक कदम आगे बढ़कर एक सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक चार्ज करता है और उस एन्चेंटेड मेटल आर्मर के परखच्चे उड़ा देता है, जिसके इम्पैक्ट से सोफी को छोड़कर क्लास में मौजूद सभी बेहोश हो जाते हैं। तभी अर्नेस्ट उसके पास आती है और उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे 5 बाउंसर्स ने मिलकर उसकी कुटाई कर दी हो, और वो उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन। उसके बाद वो पीछे मुड़कर अपने अटैक से हुए डैमेज को देखता है और नर्वसली कहता है कि वो तो बस एक ऑर्डिनरी बंदा है। लंच ब्रेक के दौरान अर्नेस्ट अकेले खा रही होती है जब ब्लेड उसके पास आकर बैठ जाता है और अपने बाकी दोस्तों को भी आने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देते हैं। जब वो अर्नेस्ट से पूछता है कि उसके दोस्त क्यों नहीं हैं, तो वो बताती है कि सब उससे डरते हैं, जिस पर वो कंफ्यूज हो जाता है। अगले ही सेकंड जब वो दबाकर करी खा रहा होता है तो अर्नेस्ट एडमिट करती है कि वो उसके बारे में गलत थी और वो अकेडमी में अपनी जगह डिजर्व करती है। जवाब में ब्लेड उसे पूरा स्कूल दिखाने और उसकी दोस्त बनने के लिए थैंक्स बोलता है, जो उसे शॉक कर देता है। वो शर्माते हुए एक्सेप्ट करती है कि उसे उसकी दोस्त बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब वो अपने रूम में वापस जाती है तो वो बेड पर खुशी से इधर उधर घूमने लगती है क्योंकि यहाँ आने के बाद से ब्लेड उसका पहला दोस्त था।
तभी उसकी स्वॉर्ड उससे बात करती है और उसके रास्ते में आने वाले हर किसी को डिस्ट्रॉय करने को कहती है, पर वो कसम खाती है कि वो कभी ईविल के आगे नहीं झुकेगी और उसको शांत कर देती है। अगले दिन वो लियोनार्ड नाम के एक स्टूडेंट से स्पार करती है, जिसका फोकस खुद को बचाने से ज्यादा उस पे अपना रिस्क जलाने पर होता है। इस चक्कर में वो ईजिली पिट जाता है, पर अचानक से अर्नेस्ट अपनी स्वॉर्ड से इन्फ्लुएंस हो जाती है और उसको लिटरली काटने ही वाली होती है। लकीली वो लास्ट सेकंड पर खुद को रोक लेती है और कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि अर्नेस्ट आजकल पहले से ज्यादा स्कैरी हो गई है। इसके बाद वो सोफी के साथ फाइट करती है, जो एक अच्छी टक्कर देती है, पर जब वो अर्नेस्ट का डिफेंस नहीं तोड़ पाती तो वो हार मान लेती है। फिर अर्नेस्ट ब्लेड को ड्यूल के लिए चैलेंज करती है, पर वो नोटिस करता है कि वो काफी एग्जॉस्टेड लग रही है। अचानक से उसे अपने हार्ट में दर्द फील होता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है, तो ब्लेड उसे डॉक्टर के ऑफिस ले जाता है, जहां वो ये टेंशन लेते हुए उठती है कि शायद उसने कुछ ऑफुल कर दिया है। ब्लेड उसे अश्योर करता है कि वो बस बेहोश हो गई थी और उसे यहां उठाकर लाना पड़ा, और ये बात उसे गुस्से से लाल कर देती है। वो वहां से जाने का डिसाइड करती है, पर जब डॉक्टर उसे रोकती है तो ब्लेड उनसे कहता है कि वो अर्नेस्ट को इस शर्त पर जाने दे कि वो उस पर नजर रखेगी। जब वो उसे बाहर ले जाने में हेल्प करता है, अर्नेस्ट उसे पीछे धकेलती है, पर वो उससे कहता है कि वो उस पर रिलाई कर सकती है क्योंकि अब वो दोस्त है। उसी रात वो अकेडमी के डेटा रूम में ब्रेक इन करता है और उसे पता चलता है कि अर्नेस्ट की स्वॉर्ड पर एक कर्स है। अगले दिन वो अर्नेस्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसकी स्वॉर्ड का सीक्रेट जानता है, इसलिए वो अकेले में बात करने का डिसाइड करते हैं। फिर वो रिवील करता है कि उसकी स्वॉर्ड की खुद की एक विल है और वो उसके खिलाफ रिबेल कर रही है क्योंकि वो उसकी असली ओनर नहीं है। इसके जवाब में अर्नेस्ट बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसे ये स्वॉर्ड मिली थी और बिना कंसिक्वेंसेस जाने उसने इसे छू लिया था, और उसी दिन से ये उसे करप्ट करने की कोशिश कर रही है। इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि स्वॉर्ड उसे अपना ओनर मान ले, पर अर्नेस्ट डरी हुई थी कि अगर वो फेल हो गई तो स्वॉर्ड में सील हुआ डीमन रिलीज हो जाएगा। ब्लेड उससे कहता है कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि अगर वो फेल हुई तो वो खुद उस डीमन को हरा देगा, जिसके बाद वो उस पर अपना फेथ रखती है। उस रात वो स्वॉर्ड को उसे ओनर एक्सेप्ट करने के लिए बुलाती है, जिससे वो डीमन उसके सामने अपीयर हो जाता है। वो डीमन उसे चैलेंज के लिए बुलाता है, पर ब्लेड के सपोर्ट की वजह से अर्नेस्ट चैलेंज एक्सेप्ट करती है और डीमन को हेड ऑन फेस करती है। एक टफ बैटल के बाद वो डीमन को टेम करने में कामयाब हो जाती है और ब्लेड उसे अपनी बाहों में कैच कर लेता है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगती है। अगले दिन अर्नेस्ट स्वॉर्ड के कर्स से फ्री होकर हॉल्स में चलती है और इमीडिएटली नोटिस करती है कि अब कोई उससे डर नहीं रहा। ट्रेनिंग के दौरान ब्लेड एक साथ कई ओपोनेंट्स को डॉज करके ऑरा फॉर्म कर रहा होता है, तो अर्नेस्ट उससे कहती है कि थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाए और कम से कम अपनी स्वॉर्ड तो निकाले। ब्लेड कमेंट करता है कि वो थोड़ी अलग लग रही है, जिससे वो एकदम शॉक हो जाती है और एक मॉडल की तरह पोज करते हुए पूछती है कैसे। काफी सोचने के बाद ब्लेड कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, जिसे सुनकर अर्नेस्ट का दिमाग घूम जाता है। मतलब भाई ने कॉम्प्लीमेंट देकर खुद ही रायता फैला दिया। लियोनार्ड उसे हजारों थप्पड़ मारता है क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि एम्प्रेस ने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, पर ब्लेड उसे इग्नोर करता है और नोटिस करता है कि सोफी अकेले ट्रेनिंग कर रही है। अर्नेस्ट बताती है कि सोफी हमेशा ऐसी ही रहती है, पर वो उसे दिए गए किसी भी कमांड को ओबे करती है। वो कभी लोगों से इंटरैक्ट नहीं करती, पर उसने खुद से ब्लेड को अपना इंट्रोडक्शन दिया था और इसी वजह से अर्नेस्ट चाहती है कि ब्लेड सोफी का ध्यान रखे। इमीडिएटली ब्लेड सोफी के पास जाता है और कहता है कि वो यहाँ उसकी ट्रेनिंग ओवरसी करने आया है, पर वो कहती है कि वो सिर्फ अपने ऑल माइट फिस्ट्स ही यूज कर सकती है। ब्लेड उसे स्वॉर्ड्समैनशिप की आर्ट सिखाने का ऑफर देता है और वो पूछती है कि क्या वो उसे अपने साथ ट्रेन करने का कमांड दे रहा है। ब्लेड कहता है कि वो एक दोस्त की तरह हेल्प करने का ऑफर दे रहा है और वो इसके लिए अग्री कर जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सोफी इंचांटेड आर्मर को नहीं काट पाती, तो वो उसे एडवाइस देता है कि स्वॉर्ड को अपनी बॉडी का ही एक एक्सटेंशन मानकर यूज करे और उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। सिर्फ कुछ ही घंटों के बाद सोफी स्वॉर्ड पर काफी हद तक मास्टरी हासिल कर लेती है और ब्लेड इंप्रेस हो जाता है कि उसने कितनी जल्दी इसे सीख लिया। वो सजेस्ट करता है कि आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वो सब समझ चुकी है, पर सोफी पूछती है कि क्या अब वो अर्नेस्ट को हराने जितनी स्ट्रांग हो गई है। ब्लेड कहता है कि वो श्योर नहीं है, तो वो उसे जमीन पर पटक कर और पिन डाउन करके अपनी स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करती है। ब्लेड उससे कहता है कि वो मूव नहीं कर पा रहा, तो वो उसके और करीब आती है और कहती है कि अगर वो मूव कर पाता तो ये एक अच्छा पिन डाउन कैसे होता। उसके बाद वो उसे छोड़ देती है और कल कुछ नया सिखाने को कहती है, जिसके लिए ब्लेड खुशी खुशी मान जाता है। अगले दिन हेडमास्टर के ऑफिस में किंग ब्लेड से पूछता है कि उसकी स्कूल लाइफ कैसी चल रही है और ब्लेड बताता है कि उसने नए दोस्त बना लिए हैं। किंग इंप्रेस हो जाता है क्योंकि इतने टाइम तक ब्लेड का राइट हैंड ही उसका इकलौता दोस्त था, इसलिए वो पूछता है कि ये नया दोस्त कौन है। ब्लेड बताता है कि उसने रिसेंटली सोफी नाम की एक लड़की से दोस्ती की है और किंग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो उसे पर्सनली जानता हो। वो नोट करता है कि सोफी काफी स्ट्रांग है, पर अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि उसे बनाने का गोल उसे ब्लेड का सक्सेसर बनाना था। ये सुनकर ब्लेड शॉक हो जाता है, तो किंग उसे बताता है कि सोफी आर्टिफिशियल हीरो प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट है, जिसे साइंस का यूज करके हीरोज क्रिएट करने के लिए लॉन्च किया गया था।
सोफी उन टेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक थी जिसने ग्रेट पोटेंशियल दिखाया था, इसलिए रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उसे एक लैब में क्लोन किया था। करंट सोफी ओरिजिनल लड़की का 12वां क्लोन है और ये इन्फॉर्मेशन ब्लेड को इतनी इनह्यूमन लगती है कि वो किंग पर ही वॉर क्राइम्स कमिट करने वाला होता है। बेचारे किंग ने तो सोचा था कि तारीफ मिलेगी, पर यहाँ तो यमराज की होम डिलीवरी होने वाली थी। हालांकि किंग उसे बताता है कि उसने ये प्रोजेक्ट रुकवा दिया है, जिससे ब्लेड को रियलाइज होता है कि किंग कभी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। फिर वो बूढ़ा रिवील करता है कि जब उसे सोफी मिली थी तो उसने उससे कहा था कि वो फ्री है, पर जवाब में उसने पूछा था कि क्या ये कोई कमांड है। फाइनली ब्लेड को सारी बात समझ आती है और वो वहां से भागता है, ये सोचते हुए कि कैसे एक हीरो क्रिएट करने के खातिर सोफी से उसकी नॉर्मल लाइफ छीन ली गई। उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है, इसलिए वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो सोफी को एक नॉर्मल लाइफ देगा, पर उससे पहले उसे ये फिगर आउट करना था कि नॉर्मल होता क्या है। इसके आंसर्स ढूंढने के लिए वो इन्फर्मरी जाता है, जहां वो फ्री की डॉक्टर उसका प्रोस्टेट एग्जाम शेड्यूल करने लगती है, पर उसे जानना था कि उसके एज के लोगों के लिए नॉर्मल क्या होता है। वो उसे जवानी का जोश प्रैक्टिकली सिखाने के लिए तैयार हो जाती है, वो भी बहुत फ्री की तरीके से, पर ब्लेड अपना वी कार्ड सेफ रखकर किसी और से पूछने का डिसाइड करता है। वो लियोनार्ड के पास जाकर पूछता है कि यूथ का मतलब क्या होता है, और वो उसे बताता है कि इसका मतलब प्यार ढूंढने से कुछ है। वो अपने दूसरे दोस्तों के पास जाकर ये पूछता है कि प्यार क्या होता है, तो वो शर्माते हुए बताते हैं कि इसका मतलब डेट्स पर जाना होता है। एक बार फिर वो वहां से भागता है और सीधा अर्नेस्ट के रूम में पहुंच जाता है, जहां वो उससे पूछता है कि डेट क्या होती है, पर वो पैनिक करने लगती है ये सोचकर कि वो उसे डेट के लिए पूछ रहा है। वो एक्सप्लेन करती है कि इसका मतलब बाहर जाना, मूवीज देखना और शॉपिंग करना होता है, पर शर्माते हुए ऐड करती है कि वो अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। ये सुनकर वो उसे थैंक्स बोलता है और भाग जाता है, जिससे वो सोचती है कि वो किसी और को डेट के लिए पूछने वाला है। ब्लेड फिर सोफी को चेंजिंग रूम में ढूंढ लेता है और बिना परमिशन सीधे अंदर घुसकर सोफी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो पूछती है कि क्या ये कोई कमांड है, तो ब्लेड मना करता है, पर कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मान जाती है। अगले दिन अर्नेस्ट अपनी नई फ्रेंड्स क्लेयर और जेसिका के साथ मिलकर ब्लेड की डेट पर स्पाई करती है, और जब वो पूछती है कि उसे इतनी दिलचस्पी क्यों है, तो वो कहती है कि वो बस एक दोस्त की फिक्र कर रही है। कुछ ही देर में ब्लेड सोफी से मिलता है और डेट के हर एक मिनट में उन्हें क्या क्या करना है उसकी पूरी लिस्ट सुनाने लगता है। हालांकि ये सब बहुत ज़्यादा था, इसीलिए सोफी उसके हाथों में हाथ डालती है और चलने का सजेस्ट करती है, जो अर्नेस्ट को बड़ा इनडिसेंट लगता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, ब्लेड और सोफी पूरा दिन एक्चुअल कपल्स की तरह बिताते हैं, जबकि अर्नेस्ट और बाकी लड़कियां एक सेफ डिस्टेंस से उन पर नजर रखती हैं। थोड़ी देर बाद वो आर्केड जाते हैं और पंचिंग मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो अर्नेस्ट ओनर से अपोलोजाइज करती है और उसे बिल एकेडमी को भेजने के लिए कहती है। उसके बाद ब्लेड और सोफी एक कपल्स ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और उसे एक साथ फिनिश करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई मिशन हो। हालांकि सोफी के इतना क्लोज होने की वजह से ब्लेड अपनी चेयर से उछल पड़ता है और उसे समझ नहीं आता कि उसकी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है। इसके बावजूद वो सोफी के बिल्कुल चीक टू चीक बैठता है और वो ड्रिंक फिनिश करते हैं, जिसे देखकर अर्नेस्ट का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद इस डुओ को एक आखिरी स्पॉट पर जाना होता है, पर क्योंकि उनके पास टाइम कम था, वो एक शॉर्टकट लेने का डिसाइड करते हैं और फाइनली फाउंटेन पर पहुंच जाते हैं। सोफी एडमिट करती है कि उसे आज बहुत मजा आया, पर उसे समझ नहीं आता कि वो उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। ब्लेड कहता है कि क्योंकि वो उसकी दोस्त है, और सोफी उदास हो जाती है, ये कहते हुए कि वो एक बुरी दोस्त है क्योंकि वो उससे एक सीक्रेट छुपा रही है। वो रिवील करती है कि वो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है, बल्कि एक टेस्ट सब्जेक्ट है जिसे एक आर्टिफिशियल हीरो बनाने के लिए बनाया गया था। फिर वो एक फेंस को बेंड करती है और एक्सप्लेन करती है कि उसके पास कुछ अजीब पावर्स हैं जो उसे लॉज ऑफ फिजिक्स को ऑल्टर करने देती हैं, पर उसका उन पर फुल कंट्रोल नहीं है। तभी वो फेंस उसे उठाता है और एक नॉर्मल हाइट से नीचे गिरा देता है, पर उसके इम्पैक्ट से पूरा फ्लोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो बताती है कि उसने सिर्फ इमेजिन करके ग्रेविटी को 1000 गुना बढ़ा दिया था। वो एक सेकंड के लिए टाइम भी स्टॉप कर देती है, पर हाफने लगती है, ये एडमिट करते हुए कि वो खुद को ड्रेन किए बिना सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही ये सब कर सकती है। इसके साथ ही ब्लेड भी रिवील करता है कि वो फॉर्मर हीरो है जो अपनी पावर्स लूज कर चुका है और उसी की वजह से सोफी को इतना सफ़र करना पड़ा। वो ये भी कहता है कि उसने कभी इन पावर्स की डिमांड नहीं की थी और वो हर दिन मौत से लड़ा है, पर वो सबको नहीं बचा सका और इस बात के लिए वो खुद से नफरत करता है। हालांकि सोफी उसे हक करती है और रिवील करती है कि उसने उस हीरो को पूरी की पूरी सिटीज़ बचाते देखा है, इसीलिए उसे खुद पर प्राउड होना चाहिए। वो ये भी कहती है कि वो उसके जैसा बनना चाहती है और ये बात ब्लेड को उसके डिप्रेसिंग फेज से बाहर आने में हेल्प करती है। उसके बाद वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे के सीक्रेट्स को अपने तक ही रखेंगे। अगले दिन लंच के दौरान ब्लेड दबाकर करी खा रहा था और अर्नेस्ट पॉइंट आउट करती है कि उसके फेस पर खाना लगा है। सोफी कैजुअली एक हैंकरचिफ से उसका फेस वाइप कर देती है, पर अर्नेस्ट टैंट्रम थ्रो करने लगती है। तभी उनके बाकी दोस्त टेबल ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं
और पहले के मुकाबले अर्नेस्ट उन्हें ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर देती है। जैसे ही वो बैठते हैं, जेसिका ब्लेड से पूछती है कि क्या उसे उसका आउटफिट पसंद आया, जिसे सुनकर वो सोचने लगता है कि वो अचानक से उससे ये क्यों पूछ रही है। तभी उसे पता चलता है कि वो सब एडवांस क्लास में प्रमोट हो गए हैं, इसीलिए अब उनके पास जैसी मर्जी वैसी ड्रेस पहनने की लिबर्टी है। एक बार फिर जेसिका उससे पूछती है कि वो कैसी लग रही है, पर ब्लेड को टेंशन हो जाती है कि कहीं 2 पीस में उसे ठंड न लग जाए, क्योंकि ब्लेड को लड़कियों से बात करने का जरा भी आइडिया नहीं है, चाहे उसे मैनुअल ही क्यों ना दे दिया जाए। लियोनार्ड उसे दिखाता है कि ये कैसे करते हैं और जेसिका से कहता है कि वो पिज्जा की लास्ट स्लाइस जैसी लग रही है। मतलब भाई का फ्लोटिंग गेम अलग ही लेवल पर है। उसके बाद अर्नेस्ट उन्हें बताती है कि किंग स्कूल में मैजिकल बीस्ट लाने वाले हैं और लड़के ये सोचकर ही पैंट गीली करने लगते हैं कि उन्हें उन बीस्ट से लड़ना पड़ेगा। ब्लेड इनडिफरेंट रहता है और दोबारा खाने लगता है, पर जब पूरे स्कूल में अर्थक्वेक्स आने लगते हैं तो सोफी सजेस्ट करती है कि वो सबको शेल्टर में भेज दें और ब्लेड एक गहरी सांस लेते हुए मान जाता है। पता चलता है कि एक पूरा का पूरा ड्रैगन स्कूल के हॉल्स में खुला घूम रहा है और जहां सब डर के मारे कांप रहे होते हैं, ब्लेड कैजुअली अपने हाथ में करी राइस लेकर आता है और सीधा उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वो मोटी छिपकली नॉकआउट हो जाती है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि ये ड्रैगन अभी काफी यंग है और डरा हुआ होगा क्योंकि इसे इसके घर से दूर लाया गया है, इसीलिए वो करी की प्लेट सीधा उसके मुंह में ठूस देता है ताकि वो इंस्टेंटली टेम हो जाए। सब क्वेश्चन करने लगते हैं कि वो असल में है कौन, और ब्लेड एंग्शियसली उन्हें बताता है कि वो बस एक चिल बंदा है। कोई भी सच में उसकी स्टोरी पर भरोसा नहीं करता, पर इससे पहले कि चीजें और खराब हों, वो ड्रैगन एक पटीट बैडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो ब्लेड की बाहों में कूद जाती है और उसे डैडी बुलाने लगती है। हालांकि ब्लेड ये रियलाइज नहीं कर पाता और सोचता है कि ड्रैगन भाग गया और ये लड़की पता नहीं कहां से आ गई। तो जब अर्नेस्ट और सोफी उसे सच बताते हैं तो वो भी सबकी तरह शॉक हो जाता है। एक बार फिर वो लड़की उस पर कूदती है और उसे डैडी कहकर बुलाती है और ब्लेड घबराकर इधर उधर देखता है और सबको सफाई देता है कि वो कभी उन डिडी पार्टीज में नहीं गया। रात में वो उस लड़की को शावर दे रहा होता है और वो उससे पूछती है कि उसने उसका नाम जूलियन क्यों रखा, तो वो रिवील करता है कि ये एक डिवोटेड नाइट का नाम है जो हमेशा अपने प्रॉमिस निभाता था। वो कहती है कि वो भी अपने प्रॉमिस निभाएगी क्योंकि ड्रैगन्स अपनी ओथ्स पूरी करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तभी अर्नेस्ट बात में आ जाती है और पैनिक करने लगती है, जैसे उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ब्लेड वहां बिना कपड़ों के होगा। ब्लेड ने उससे ड्रैगन्स पर इन्फो गैदर करने के लिए कहा था, इसीलिए वो रिवील करती है कि ड्रैगन बीइंग्स नॉलेज और पावर की तलाश में रहते हैं। एक बार जब वो हार जाते हैं तो ज्यादा नॉलेज की उनकी भूख के कारण उनकी सोल्स यहीं भटकती रहती हैं और कभी कभी ये उस इंसान का शेप ले लेती हैं जिसने उन्हें हराया होता है। इसका मतलब है कि एक इंसान से हारने वाला ड्रैगन एक इंसान के रूप में रीइंकार्नेट होगा, पर यह बहुत रेयर है क्योंकि आज तक शायद ही किसी इंसान ने कभी किसी ड्रैगन को हराया हो। इसके बावजूद ब्लेड को ये रियलाइज नहीं होता कि कू वही ड्रैगन है जिसे उसने हराया था, इसीलिए वो शावर से बाहर आकर खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करती है। ब्लेड को एक लड़की के साथ बात में देखकर अर्नेस्ट का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, इसीलिए वो ब्लेड के मुंह पर एक जोरदार लात मारती है और वहां से भड़कते हुए निकल जाती है। मतलब भाई की किस्मत में ड्रैगन कम और लड़कियों की लातें ज्यादा लिखी हैं। अगले दिन अर्नेस्ट उसे लगातार डेथ स्टेयर देती रहती है क्योंकि कू ब्लेड से खुद को खाना खिलाने की जिद कर रही होती है। क्लेयर भी उसे खाना खिलाने को ऑफर करती है, पर कू उस पर गुर्राती है और उसे डराकर भगा देती है। फिर वो अनाउंस करती है कि वो किसी से दोस्ती नहीं करेगी और ब्लेड को अपना सारा टेंशन सिर्फ उसे ही देना होगा। वो ये भी ऐड करती है कि उसे एक अच्छे डैडी की तरह उसे मॉर्निंग स्मूचेस देने होंगे और जैसे ही वो वहां से जाने लगती है वो उसे घूरना बंद करने को भी कहती है। ग्रुप के बाकी लोग ब्लेड को एक डीजेनरेट होने का अक्यूज करने लगते हैं, पर वो उन्हें याद दिलाता है कि कू तो टेबल की तरह बिल्कुल फ्लैट है और वहां देखने लायक कुछ है ही नहीं। फिर भी वो उसे सारे चार्जेस पर गिल्टी मानते हैं और ट्रेनिंग क्लास के दौरान उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कू वहां आती है तो वो उसे अपने साथ ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर जब क्ले और बाकी लोग भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो कू अजीब तरह से वहां से गायब हो जाती है। वो टहलने निकल जाती है और कुछ स्टूडेंट से टकराती है जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो उसे भी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं। कू उन्हें मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो उसके लेवल की नहीं है, पर उसे थोड़ी उदासी फील होती है और वहां से भाग जाती है। तभी वो ब्लेड से टकराती है तो वो जल्दी से अपनी उदासी को झटक देती है और उससे खुद को खाना खिलाने के लिए कहती है। रात में जब कू सो रही होती है, ब्लेड अर्नेस्ट से मिलता है और उसे बताता है कि कू यहाँ लोनली फील करती है। अर्नेस्ट सजेस्ट करती है कि वो उसका डैड बनना बंद करे, पर ब्लेड को टेंशन होती है कि उसके बिना कू बिल्कुल अकेली रह जाएगी। ये सुनकर अर्नेस्ट रियलाइज करती है कि वो सच में कू की केयर करना चाहता है, इसीलिए वो सोफी को बाहर बुलाती है जो इतनी देर से छुपकर उनकी बातें सुन रही थी क्योंकि वो भी परेशान थी। ब्लेड के अश्योर करने के बाद सोफी वहां से चली जाती है और अर्नेस्ट भी वापस जाने का डिसाइड करती है, इससे पहले कि कोई उन्हें देखकर फालतू के रूमर्स फैलाने लगे।
उसके बाद ब्लेड अपने रूम में जाता है और देखता है कि उसकी विंडो खुली है, इसीलिए वो छत पर चढ़ जाता है जहां कू आसमान देख रही होती है। वो कहती है कि उसे 2 चांद देखकर अच्छा लगता है क्योंकि बड़ा वाला छोटे वाले के लिए एक पेरेंट जैसा फील होता है। वो मेंशन करती है कि जब वो वेस्टलैंड में अकेली थी तब वो इन्हें देखा करती थी, पर वो ये भी कहती है कि ड्रैगन्स अकेले जीते और मरते हैं, इसीलिए जब तक उसके पास उसका डैडी है उसे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन कू किंग से मिलती है, पर वो बुढ़ा उसे इतना पकाता है कि वो भागकर अपने रूम में चली जाती है और स्टफ टॉयज के साथ खेलने लगती है। जब ब्लेड रूम में आता है तो वो उसे खेलते हुए देखता है और उसे रियलाइज होता है कि वो डॉल्स का यूज करके उन सबको रिप्रेजेंट कर रही है जिन्हें वो जानती है। पहले तो उसे ये बड़ा क्यूट लगता है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि कू स्कूल के हर एक स्टूडेंट का नाम जानती है तो उसके लिए बुरा फील होता है और वहां से चला जाता है। बाहर जाकर वो अपनी दीवार पर सर पीटने लगता है, पर इससे पहले कि वो खुद को इंजर्ड कर ले, अर्नेस्ट उसे रोक लेती है। बाद में वो रिवील करता है कि कू दोस्त बनाने के लिए तरस रही है, पर ड्रैगन्स अपने से कमजोर किसी को एक्नॉलेज नहीं करते, इसीलिए वो सिर्फ उसी से दोस्ती कर सकती है जो उसे बैटल में हरा सके। ब्लेड काफी डिफीटेड फील करता है क्योंकि वो एक ही टाइम पर उसका डैड और दोस्त दोनों नहीं बन सकता, तो अर्नेस्ट उसे बेवकूफ़ों की तरह बिहेव करना बंद करके किसी और से हेल्प मांगने को कहती है। अगले दिन वो दोनों स्टूडेंट से कू से फाइट करने और उसे हराने के लिए कहते हैं, पर सब डरे हुए होते हैं क्योंकि वो एक ड्रैगन है। ये देखकर ब्लेड और अर्नेस्ट दोनों अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उनसे हेल्प की भीख मांगने लगते हैं। तभी उनके दोस्त भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और सेम रिक्वेस्ट करते हैं। इस पर वो कू से फाइट करने के लिए मान जाते हैं, तो वो पूरे स्कूल को फेस करने के लिए अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है। जैसे ही बैटल शुरू होती है सब कू से दूर भागने लगते हैं, पर अर्नेस्ट उन्हें अपनी फॉर्मेशन बनाए रखने के लिए एनकरेज करती है, जिससे वो फाइट कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स कू को चारों तरफ से घेरने के लिए बैटल फॉर्मेशंस यूज करते हैं और भले ही कू एक मेनेस साबित हो रही थी, वो उस पर प्रेशर बनाए रखते हैं। इवेंचुअली स्टूडेंट्स कू पर कुछ तगड़े हिट्स लैंड करते हैं और किंग उनकी स्ट्रैटेजी देखकर इंप्रेस हो जाता है। हालांकि वो पॉइंट आउट करता है कि इसमें एक फ्लॉ है और इमीडिएटली कू अपनी पूंछ के एक ही वार से पूरी फ्रंट लाइन को डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब बच्चे स्कूल की ट्रिप समझ कर आए थे, पर यहाँ तो सीधा यमराज का बुलावा आ गया। किंग फिर रिवील करता है कि ऑर्डिनरी अटैक्स एक ड्रैगन की स्केल्ड बॉडी पर कोई असर नहीं करते, इसलिए उन्हें उसे डैमेज देने का कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। कुछ ही सेकंड्स में कू बैटलफील्ड का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है, पर तभी ब्लेड सोफी और अर्नेस्ट को अटैक करने का सिग्नल देता है। सोफी कू के एकदम मुंह के सामने जाती है और उसे एक डेट्रॉइट स्मैश जड़ देती है, जबकि अर्नेस्ट अपनी कर्स्ड स्वॉर्ड का यूज करके ड्रैगन को आग में लपेट लेती है। इससे कू भड़क जाती है, इसीलिए वो अपनी फुल पावर यूज करने के लिए रेडी होती है, पर तभी वो लड़खड़ाकर एक पिटफॉल ट्रैप में गिर जाती है। किंग ब्लेड से कहता है कि ये चीटिंग है, पर ब्लेड रिवील करता है कि ये बिल्कुल फेयर है क्योंकि लियोनार्ड ने ये ट्रैप बैटल शुरू होने के बाद खोदा था। यहाँ तक कि ये भी कू को हराने के लिए काफी नहीं था, सो स्टूडेंट्स अपने वेपन्स लेकर उस पर टूट पड़ते हैं, पर बस इधर उधर हवा में उछल कर रह जाते हैं। अर्नेस्ट अपनी स्वॉर्ड से एक और धमाकेदार हिट मारती है और लियोनार्ड को काम तमाम करने के लिए भेजती है, पर कू उसे पास भी नहीं फटकने देती। कू फिर हवा में उड़ने की कोशिश करती है, पर अर्नेस्ट एक बार फिर अपनी स्वॉर्ड स्पैम करती है और उस बड़ी छिपकली को वापस जमीन पर पटक देती है। उसकी बेली एक्सपोज देखकर सोफी क्विकली रिएक्ट करती है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मारती है, पर अब तक बैटलफील्ड में बाकी सब पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं। अर्नेस्ट अकेली ऐसी बची थी जिसके पास थोड़ा स्टैमिना था, इसीलिए वो अपनी बची कुची एनर्जी का यूज करके अपनी स्वॉर्ड से एक स्ट्रॉन्ग अटैक चैनल करती है। ये देखकर किंग उसके रिजॉल्व से काफी इंप्रेस हो जाता है और ये तब और भी एपिक हो जाता है जब बाकी सब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अर्नेस्ट को दे देते हैं। अपना अटैक फुल चार्ज होने के बाद वो उसे जूलियन की तरफ फायर कर देती है, जिससे इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो मीलों दूर से दिखाई देता है। धुआं छटने के बाद जूलियन अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है और ब्लेड उसका सर थपथपाते हुए उससे कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया। जूलियन को लगता है कि ब्लेड उससे कमजोर समझकर छोड़ देगा, पर ब्लेड उससे कहता है कि वो कमजोर नहीं है, बल्कि इंसान सच में स्ट्रांग होते हैं। जब जूलियन ये बात मान लेती है तो ब्लेड पूछता है कि क्या वो इंसानों से दोस्ती कर सकती है, और वो कहती है कि अगर वो उससे भीख मांगेंगे तो वो ऐसा कर लेगी। हालांकि ब्लेड का एक थप्पड़ उसका सारा एटीट्यूड फिक्स कर देता है और वो शर्माते हुए सबसे उसकी दोस्त बनने के लिए पूछती है। थोड़ी ही देर में किंग स्कूल में कुछ नया लेकर आता है और जब उसकी असिस्टेंट सायरन उससे पूछती है कि वो अब क्या खुरापात कर रहा है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि उसने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ज़्यादा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मेथड अरेंज किया है। वो ऐड करता है कि ये वर्चुअल रियलिटी नाम की चीज़ है जो साइंस नाम की मैजिक की एक वंस लॉस्ट ब्रांच है और वो इसके कंप्लीट होने का वेट नहीं कर पा रहा। कुछ टाइम बाद जेसिका और क्लेयर जूलियन को पैम्पर करने की कोशिश करती हैं, पर वो फ्लस्टर्ड फील करती है क्योंकि उसे इस सब की आदत नहीं है। हालांकि क्लेयर के हाथों से खाना टेस्ट करने के बाद उसे इसका स्वाद इतना पसंद आता है कि वो इमीडिएटली उसकी दोस्त बन जाती है। इस बीच ब्लेड नोट करता है कि अर्नेस्ट थोड़ी अलग लग रही है, पर सब उसे अर्नेस्ट के साथ नाइस रहने को कहते हैं, जो उसे कंफ्यूज कर देता है।
लियोनार्ड भी अर्नेस्ट को अश्योर करता है कि वो बिल्कुल वैसी ही लग रही है, पर ब्लेड सीधा कैप बोलता है और ब्लंटली कह देता है कि अर्नेस्ट पहले से मोटी हो गई है, मतलब भाई के पास फिल्टर नाम की कोई चीज नहीं है। ये सुनकर अर्नेस्ट उससे जले पर नमक छिड़कना बंद करने को कहती है और वहां से भाग जाती है, जबकि सोफी ब्लेड को एक इडियट बोलती है। वो सोचता है कि किसी के साथ ऑनेस्ट होने में आखिर क्या बुराई है, और उसकी इसी सोशल एक्सपीरियंस की कमी की वजह से सब उसे फिर से इग्नोर करने लगते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं और ब्लेड अर्नेस्ट को मोटा बोलने के लिए काफी टेरेबल फील करता है, क्योंकि उसने तब से अपना रूम नहीं छोड़ा है। ब्लेड को ऐसे उदास देखकर जेसिका उसे इन्फॉर्म करती है कि अर्नेस्ट अब उससे दोस्ती नहीं रखना चाहती, पर वो पैनिक करने लगता है और पूछता है कि क्या वो माफी मांगने पर उसे माफ कर देगी। इससे पहले कि कोई रिस्पॉन्ड करे, वो वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर लड़कियां उसे बताती हैं कि वो चीज़ों को और ख़राब कर देगा, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता कि अर्नेस्ट उस पर गुस्सा क्यों है। इसी वजह से वो उसके साथ जाने का डिसाइड करती हैं, क्योंकि वो भी उसकी दोस्त हैं, और ये बात उसे इतना इमोशनल कर देती है कि वो रोने लगता है। रात में वो सब उसके दरवाजे पर नॉक करते हैं, पर अर्नेस्ट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, इसलिए वो दरवाज़ा खोलने के लिए लॉक पिक का यूज़ करते हैं। अंदर वो अर्नेस्ट को ऐसे मिठाइयाँ ठूसते देखकर शॉक रह जाते हैं, जैसे वो ओबेसिटी का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पीड रन कर रही हो। वो उनसे ना देखने की भीख मांगती है और एक्सप्लेन करती है कि जब से उसने जूलियन से फाइट की है, उसकी भूख बढ़ गई है और वो स्वीट्स खाना बंद ही नहीं कर पा रही है। अब टेंशन में आकर ब्लेड पूछता है कि क्या वो अब उसकी दोस्त नहीं रही, पर अर्नेस्ट मना करती है और रिवील करती है कि वो नहीं चाहती थी कि ब्लेड उसे एक बीन बैग की तरह देखे। ये सुनकर ब्लेड खुश हो जाता है और रियलाइज करता है कि उसका काम यहाँ खत्म हो गया, पर लड़कियां उसे जाने से रोकती हैं और उससे अर्नेस्ट को कुछ नाइस बोलने के लिए कहती हैं। हालांकि भाई की फ्लर्टिंग स्किल 0 हैं, इसलिए लियोनार्ड उसे ये करके दिखाता है। वो अर्नेस्ट से प्रॉमिस करता है कि वो चाहे कितनी भी मोटी क्यों ना हो जाए, वो उससे प्यार करेगा, पर अर्नेस्ट उसे मोटा बोलने के लिए उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। इसके बाद ब्लेड जेंटली उससे कहता है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रही है तो उसे हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आना चाहिए, और ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन ब्लेड और जूलियन अर्नेस्ट को जॉग पर ले जाते हैं, जिसके बाद वो उसे इंटेंस वर्कआउट्स करने के लिए फोर्स करते हैं। इस सब के बाद अर्नेस्ट अपने लिए एक लो कैलोरी मील अर्न करती है, पर वो डेजर्ट्स ना मिलने की वजह से सैड फील करती है। रात में लड़कियां उसे वेट स्केल पर चढ़ने के लिए बोलती हैं, पर वो उसे तोड़ बैठती है और डिप्रेस हो जाती है। क्योंकि नेचुरल तरीके उसके लिए काफ़ी स्लो थे, वो ब्लेड से एक मैजिकल बैरियर से प्रोटेक्टेड सेकंड ट्रेनिंग अरीना में मिलती है और सजेस्ट करती है कि वो वेट लूज करने के लिए अपनी स्वॉर्ड के साथ ऑल आउट जाए। ब्लेड प्रॉमिस करता है कि अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो वो संभाल लेगा, जिसके बाद अर्नेस्ट एक स्ट्रॉन्ग अटैक चार्ज करती है जो उसकी बॉडी को एनगल्फ कर लेता है। थोड़ी ही देर में बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि कैसे अर्नेस्ट एक श्रेडेड जिम गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पर उसका माइंड उसकी स्वॉर्ड में स्टोर डीमन के कंट्रोल में चला जाता है। जैसे ही वो डीमन अपनी मेनेसिंग आवाज से सबको डराना शुरू करता है, अर्नेस्ट उससे बात करती है और एक्सप्लेन करती है कि वो उसे सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए यूज कर रही है। वो डीमन थोड़ा बम्ड फील करता है, पर एक्सप्लेन करता है कि ये फॉर्म उसे ट्रिमेंडस पावर देती है और इसे यूज करते हुए वो 1 घंटे में 1 मिलियन कैलोरीज बर्न करती है। पहले तो अर्नेस्ट खुशी से झूमने लगती है, पर जब वो अपनी लिमिट पर पहुंचती है तो वो कोलैप्स कर जाती है और एक रेजिंग हंगर उसके दिमाग पर हावी हो जाती है। वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि वो क्लेयर को ही खाने की कोशिश करती है, पर ब्लेड जल्दी से एक्शन लेता है और उसकी इस भुक्कड़पन का एंड कर देता है। उसी रात बाद में वो सब उसके रूम में जाते हैं और उसे एक बार फिर से डेजर्ट्स ठूसते हुए देखते हैं, पर वो उसे ना रोकने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपनी फ्लेम डीमन फॉर्म का यूज करके फिर से वेट लूज कर सकती है। कुछ दिनों बाद ब्लेड अपने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के ऑफिस जाता है और वो उसे बताती है कि वो अपनी पावर्स रिगेल करने में बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहा है। ब्लेड ये जानने के लिए क्यूरियस होता है कि उसने कितनी रिकवरी कर ली है, तो वो इन्फॉर्म करती है कि अगर उसने अभी अपनी 30% से ज़्यादा पावर्स यूज़ की तो वो सीधा एनिमे गॉड्स के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद वो बाहर जाता है, जहाँ क्लेयर उसे बुलाती है और अपनी शाय फ्रेंड मारिया से इंट्रोड्यूस करवाती है। और ब्लेड को याद आता है कि जूलियन के खिलाफ फाइट के टाइम वो मैजिक यूनिट में थी। ब्लेड को ये भी याद आता है कि वो पूरे टाइम एक इडियट की तरह लड़खड़ा कर गिरती रही थी और यहाँ तक कि उसने अपने ही टीममेट्स पर फायरबॉल फेंक दी थी, और वो कैजुअली कहता है कि जेन जी वाले उसे पक्का क्लच बुलाते। मारिया सुपर एम्बैरेस्ड हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो कितनी क्लमजी है, पर क्लेयर कहती है कि मारिया को उससे एक फेवर चाहिए। मारिया फिर कहती है कि वो चाहती है कि ब्लेड उसकी जान ले ले, पर जल्दी से एक्सप्लेन करती है कि उसका मतलब सिर्फ तब है जब वो अपना कंट्रोल खो दे। वो एक्सप्लेन करती है कि वो इंसान नहीं है और ब्लेड पहले ही सेंस कर लेता है कि वो एक नाइट डीमन है। मारिया आगे बताती है कि गॉडली पावर्स वाला एक मैजिकल बीस्ट उसके अंदर रहता है और इसी वजह से वो कभी कभी खुद पर से कंट्रोल खो देती है। अब तक वो अपने रेज को अच्छे से दबा पा रही थी, पर जब से उसने जूलियन से फाइट की है तब से उसके लिए चीजें डाउनहिल जाने लगी हैं। उसे टेंशन थी कि उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं।
और वो सच में चाहती है कि अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हों तो ब्लेड ही उससे खत्म करे। ब्लेड उससे कहता है कि वो उसकी पोजीशन समझ सकता है क्योंकि उसके डैड भी दूध लेने गए थे और कभी वापस नहीं आए, और वो सब यूनानिमसली मारिया की हेल्प करने के लिए अग्री कर जाते हैं, जिससे वो खुश हो जाती है। उसी शाम वो सब सेकंड अरीना में इकट्ठा होते हैं जहां ब्लेड मारिया से अपनी ट्रू पावर्स अनलीश करने को कहता है। अर्नेस्ट सोचती है कि क्या ये बैरियर काफी होगा, तो ब्लेड रिवील करता है कि उसने जेसिका और क्लेयर से इसे मैक्स तक क्रैंक अप करने को कहा था। फिर भी मारिया बहुत एंग्शियस होती है क्योंकि उसकी पावर्स डेंजरस है, पर अर्नेस्ट इस बात का जीता जागता सबूत थी कि डीमंस को टेम किया जा सकता है। इसके बावजूद मारिया डरी हुई होती है, पर अर्नेस्ट प्यार से उसे ब्लेड की बात सुनने को कहती है क्योंकि उसने उसे कई बार बचाया है। फाइनली वो उनकी बात मान लेती है और रॉक ली की तरह अपने वेट्स रिमूव करने लगती है और एक्सप्लेन करती है कि इनमें से हर एक वेट उसकी पावर्स को आधा कर देता है। ऐसे 4 वेट्स हटाने के बाद वो एक नेकलेस उतारती है जो उसकी पावर्स को 1/10 तक लिमिट करता है, तो टोटल मिलाकर वो खुद को 160 गुना नर्व कर रही थी। ये सुनकर अर्नेस्ट को कुछ रियलाइज होता है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो एक तेज हवा के झोंके से पीछे जा गिरती है। उसके बाद मारिया के विंग्स निकल आते हैं और उसकी बॉडी डेवलप हो जाती है, और जैसे ही वो मलिनिया के फेस 2 की तरह हवा में उड़ती है, ब्लेड को रियलाइज होता है कि वो डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जैसे ही डीमन किंग पागलों की तरह हंसने लगती है, अर्नेस्ट जल्दी से अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालती है, पर एक ही सेकंड में उसका सारा प्लॉट आर्मर छिन जाता है। लियोनार्ड भी ट्राई करता है, पर वो किसी मक्खी की तरह स्वॉट हो जाता है, जिसके बाद सोफी डीमन किंग का गला पकड़कर अपनी हीरो पावर्स यूज करके उसे होल्ड करने की कोशिश करती है, पर सिर्फ 10 सेकंड बाद ही पास आउट हो जाती है। तभी जूलियन एक फायर अटैक चार्ज करती है और उस पर शूट करती है, पर वो इजीली उसे वापस उसी की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है। अब सिर्फ ब्लेड ही अकेला खड़ा बचा था, पर जैसे ही वो अटैक करता है, डीमन किंग डॉज तक नहीं करती और पूछती है कि क्या वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। ब्लेड हाँ बोलता है, जिससे वो हंसने लगती है और डिमांड करती है कि वो उससे सीरियसली फाइट करे, वरना वो उसका एंड कर देगी। ब्लेड उस पर फिर से अटैक करने का ट्राई करता है, पर वो उसके सारे स्विंग्स डिफ्लेक्ट कर देती है और उस पर एक सन रे से अटैक करती है, जिससे उसकी स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है। इमीडिएटली अर्नेस्ट अपनी स्वॉर्ड ब्लेड को थमा देती है और उसके अंदर का डीमन उससे अपनी पावर्स कंट्रोल करने देने को मान जाता है, क्योंकि अर्नेस्ट यही चाहती थी। वो वेपन देखकर डीमन किंग कहती है कि वो ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि ये कितनी देर तक टिकेगा, पर ब्लेड कहता है कि वो ये फाइट एक ही बार में खत्म करेगा, जिसे सुनकर वो फिर से हंसने लगती है। फिर वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक चार्ज करता है, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि स्वॉर्ड के अंदर का डीमन भी उससे थोड़ा आराम से लेने को कहता है। ब्लेड उसकी बकवास इग्नोर करता है और डीमन किंग पर स्विंग करता है, पर वो सिंपली एक शील्ड बना लेती है और एडमिट करती है कि वो इम्प्रेस्ड है। हालांकि उसकी शील्ड पर क्रैक्स पड़ते ही उसकी स्माइल गायब हो जाती है और ब्लेड उसे ओवरपावर करने में कामयाब हो जाता है। सबके नॉकआउट होने के बाद ब्लेड भी पास आउट हो जाता है, पर जब वो उठता है तो वो फ्रीकी डॉक्टर उसका चेहरा अपने एसेट्स के बीच दबाए हुए थी। मतलब भाई की किस्मत तो देखो, मार खाकर भी फुल मौज ले रहा है। फिर वो उसे हक करती है और इतना रेकलेस होने के लिए डांटती है और कहती है कि अगर उसने थोड़ी सी भी और पावर्स यूज की होती तो वो पक्का मर जाता। ब्लेड उसे परेशान करने के लिए अपोलोजाइज करता है और बाकी सब के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर उसे बताती है कि मारिया समेत सब बिल्कुल ठीक हैं। अगले दिन ब्लेड किंग से मिलता है, जो एडमिट करता है कि वही मारिया को यहाँ लेकर आया था, ये बहुत अच्छे से जानते हुए भी कि उसके अंदर डीमन किंग छिपा है। वो रिवील करता है कि मारिया की लेट मॉम एक ह्यूमन थी और उसके डैड कभी डीमन किंग हुआ करते थे, जो लिटरली उसे डीमन प्रिंसेस बनाता है। बाद में वो सब उसे स्टूडेंट्स के साथ चिल करते हुए देखते हैं और टेंशन लेते हैं कि कहीं वो किसी को हर्ट ना कर दे, पर अर्नेस्ट उन्हें याद दिलाती है कि किंग ने खुद मारिया को फ्री किया है, तो सब ठीक ही होगा। हालांकि क्लेयर पॉइंट आउट करती है कि मारिया का ये वर्जन पिक्चर की बस एक साइड है और असली मारिया ने उस दिन के बाद से खुद को नहीं दिखाया है, जिससे उसे फिक्र हो रही है। रात में मारिया ब्लेड की विंडो पर आती है और उसे डेट पर इनवाइट करती है, पर जब वो मना करता है तो वो उसे किडनैप करके हवा में उड़ जाती है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि वो किसी ऐसे रीजन से अटैच्ड है जो उसे खुद समझ नहीं आता और वो इस स्कूल में तब तक रहेगी जब तक वो उसकी जान नहीं ले लेती। ब्लेड को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहती है, इसलिए वो अपना हाथ उसके हाथ पर रखती है और कहती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके डेमोनिक चीक्स क्रैक करना चाहेगी, पर ब्लेड इतना सख्त लौंडा है कि वो इसके बजाय मौत तक फाइट करने का सजेस्ट करता है। हालांकि वो इतने कमजोर होने पर उससे फाइट करने से मना कर देती है और ये भी एक्सप्लेन करती है कि मारिया की कॉन्शियसनेस उसे कुछ चीजें करने से लिमिट करती है, जैसे सीलिंग पेंडेंट हटाना। वो ऐड करती है कि मारिया उसके माइंड के किसी डीप पार्ट में छुप रही है और अपीयरेंसेस के बावजूद उस लड़की के दिल में बहुत सारा ट्रॉमा भरा हुआ है। उसी ट्रॉमा ने मारिया के इस वर्जन को जन्म दिया और असली मारिया शायद कभी वापस ना आए।
कुछ दिनों बाद मारिया की दोस्त एलिजा रिवील करती है कि उस पेंडेंट में कोई सीलिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, बल्कि वो एक सिंपल रिकॉर्डिंग डिवाइस है। उसे लगता है कि इसमें शायद कोई मैसेज हो, और क्योंकि ये मारिया की मॉम से था तो शायद ये मारिया की डीमन किंग वाली पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर सके। रिस्क होने के बावजूद मारिया उन्हें वो रिकॉर्डिंग प्ले करने की परमिशन दे देती है, और वो मैसेज उसकी मॉम का नहीं बल्कि उसके डैड यानी डीमन किंग का निकलता है, जो उसे पीछे छोड़कर जाने के लिए माफी मांग रहा होता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसे किसी से फाइट करने जाना है, पर वो जानता है कि वो प्रेग्नेंट है और अगर लड़की हो तो उस बेबी का नाम मारिया रखने को कहता है। वो आगे कहता है कि जब तक ये मैसेज प्ले होगा तब तक वो मर चुका होगा, इसलिए अपने पार्टिंग वर्ड्स के तौर पर वो मारिया से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे हमेशा प्यार करेगा। ये सुनकर डीमन मारिया रोने लगती है और रिवील करती है कि असली मारिया फिर से टेक ओवर करने के लिए रेडी है। उन्हें बस उसका नाम पुकारना था, इसलिए जैसे ही वो ऐसा करते हैं वो फाइनली वापस आ जाती है। उसी दिन बाद में मारिया एक डुएल में ब्लेड को फेस करती है, पर अपनी डिमोनिक साइड को बाहर लाने के लिए वो अपना पेंडेंट उतार देती है। तब सबको रियलाइज होता है कि असली मारिया और डिमोनिक मारिया ने एक ही बॉडी में कोएग्जिस्ट करने का डिसाइड कर लिया है। कुछ दिनों बाद ब्लेड अपनी तीनों बैडीज के साथ आउटिंग पर जाता है और उन्हें रास्ते में एक पैसेज के नीचे फंसी हुई एक वैगन मिलती है। जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक सेंटोर की है, और ब्लेड जल्दी से उसे डायन के रूप में पहचान लेता है। वो उसे द ग्रेट हीरो कहकर बुलाने ही वाली होती है, पर वो फुर्ती से उसका मुंह बंद कर देता है और उससे इस बात को सीक्रेट रखने की भीख मांगता है। जब अर्नेस्ट को कुछ शक होता है तो वो दोनों पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं और उसका ध्यान फंसी हुई वैगन की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। जूलियन उसे बाहर निकालने में हेल्प करने का ऑफर देती है, जिसके बाद डायन वैगन को अकेडमी ले जाती है क्योंकि किंग ने कोई चीज डिलीवर करने के लिए कहा था। इसके ऊपर वो अनाउंस करता है कि डायन अकेडमी में पढ़ाएगी, जिसे सुनकर सब शॉक रह जाते हैं। डायन इमीडिएटली ब्लेड की तरफ मुड़ती है और कहती है कि वो उसे पढ़ाने के लिए काफी एक्साइटेड है, पर अपना भाई अच्छे से जानता था कि उसका वी कार्ड अब खतरे में है। बाद में कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान डायन गॉड आयरन के बड़े बड़े ब्लॉक्स लेकर आती है और अपनी लांस से उन्हें फाड़ कर रख देती है, जिससे सब शॉक में चले जाते हैं क्योंकि गॉड आयरन एक इनडिस्ट्रक्टिबल मटीरियल है। सोफी नोट करती है कि डायन के अटैक्स इतने पावरफुल हैं कि वो लोही को पिघला रहे हैं, और जब तक उसका वार्म अप खत्म होता है तब तक सब उससे पूरी तरह डर चुके होते हैं। फिर वो खुद को नए इंस्ट्रक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और सबको डुएल के लिए चैलेंज करती है, और फाइनली अर्नेस्ट के दिमाग की बत्ती जलती है कि डायन तो होली नाइट्स की एक जनरल है। जब सब उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो वो ब्लेड की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, जो कि असली हीरो है, पर वो जल्दी से रुक जाती है क्योंकि ब्लेड ने उसे ये सीक्रेट रखने को कहा था। बेदिंग आवर्स के दौरान डायन क्लेयर और जेसिका के साथ होती है, जो उसकी पीठ रगड़कर उसे एक अच्छा टाइम दे रही होती हैं। अचानक वो पूछती हैं कि वो ब्लेड को कैसे जानती है, पर डायन पैनिक कर जाती है और कहती है कि वो उससे आज ही मिली है। हालांकि उन्हें पता होता है कि ये झूठ है, इसलिए वो उसे ये बताने के लिए फोर्स करती हैं कि पास्ट में ब्लेड कैसा हुआ करता था। जब वो फिर भी हेजिटेट करती है तो वो उसकी पीठ को ऐसे रगड़ना शुरू कर देती हैं कि वो सीधा क्लाउड 9 पर पहुंच जाती है और उसकी हैप्पी नॉइजेज आदमियों के बाथ तक सुनाई देने लगती हैं। ये हंगामा सुनकर ब्लेड सीधा विमेंस बाथ में घुस जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर क्या ड्रामा चल रहा है। पर अर्नेस्ट जल्दी से खुद को कवर कर लेती है और शर्माने की एक्टिंग करने लगती है। हालांकि जेसिका भी अलग ही लेवल की बेशरम है, इसलिए वो सीधे सीधे अपना सारा कलेक्शन ही एक्सपोज कर देती है। मतलब फ्री का फैन सर्विस चालू है। उसके बाद डायन लड़कियों को उस टाइम के बारे में बताने लगती है जब वो पहली बार ब्लेड से मिली थी, और मारिया जल्दी से ब्लेड का मुंह बंद कर देती है ताकि वो बीच में टांग ना अड़ा सके। डायन कंटिन्यू करती है, ये कहते हुए कि ब्लेड उस टाइम किसी जंगली जानवर से कम नहीं था, क्योंकि उसने उसके बम पर काटने की कोशिश की थी। कुछ सालों बाद वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो हीरो की ही पार्टी में शामिल हो सके, और यहाँ तक कि उसने ब्लेड को अपनी पीठ पर राइड भी करवाई थी। हालांकि हीरो ने उसे डीमन किंग के खिलाफ फाइनल बैटल में ज्वाइन करने से मना कर दिया था, और डायन को लगता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। इस पूरे टाइम ब्लेड खुद को छुपा रहा था ताकि किसी को शक ना हो कि वही हीरो है, पर सोफी उसे अश्योर करती है कि वो सेफ है। वो इस बात से काफी खुश भी फील करती है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वही ये सच जानती है। पर ब्लेड तभी उसकी खुशी पर पानी फेरते हुए रिवील करता है कि मारिया ने भी खुद ही ये फिगर आउट कर लिया था। अगले दिन ब्लेड अर्नेस्ट के साथ शॉपिंग कर रहा होता है और सजेस्ट करता है कि वो डायन के लिए पत्ता गोभी ले लें क्योंकि उसे वो बहुत पसंद है। अर्नेस्ट फिर पूछती है कि उसका डायन के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तभी वहां एक वाइल्ड सिमर्ग आ जाता है
और अर्नेस्ट रिवील करती है कि ये एक सेक्रेड बर्ड है। तभी एक और सिमर्ग आ जाता है, पर अर्नेस्ट चिल रहती है क्योंकि वो कभी इंसानों पर अटैक नहीं करते। हालांकि उसके पास से एक काट गुजरती है और वो बर्ड उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अर्नेस्ट को लगता है कि बर्ड ने उसे ही निशाना बनाया था। वो अपनी स्वॉर्ड निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर ब्लेड उसे कोई भी स्टूपिड हरकत ना करने को कहता है, इसलिए वो उसे वापस रख लेती है और वो बर्ड्स उड़ जाते हैं, जिससे वो कंफ्यूज रह जाती है। ब्लेड फिर एक्सप्लेन करता है कि वो बर्ड्स वैगन के पीछे गए थे और उसे पूरा यकीन है कि किंग ने फिर से कोई ना कोई स्टूपिड हरकत की है। इमीडिएटली अर्नेस्ट भागते हुए किंग के पास जाती है और आंसर्स डिमांड करती है, तो वो कैजुअली रिवील करता है कि उसने उनके नेस्ट से एक अंडा उधार लिया है। इनिशियली अर्नेस्ट काफी पिस्ड होती है क्योंकि किंग ने अपने ही लोगों को डेंजर में डाल दिया था, इसलिए सायरन उस बुढ़े से अपने एक्शंस एक्सप्लेन करने को कहती है। तब वो बताता है कि एक सी मर्ग का अंडा सिर्फ तभी हैच होता है जब वो एक सेक्रेड ट्री में 1000 सालों तक रहे और फिर एक सर्टन हाइट पर ढलते सूरज की रोशनी में बेद करे। हालांकि उस अंडे के पेरेंट्स इनएक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने नेस्ट के लिए बहुत बेकार लोकेशन चूज की थी, और अगर वो उसे वहीं छोड़ देते तो वो अंडा कभी हैच नहीं होता। किंग ने बेसिकली वो अंडा चुरा लिया ताकि वो उसे स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट की तरह दे सके, और उनके पास कल शाम तक का टाइम है उस अंडे को एक सूटेबल स्पॉट पर ले जाने के लिए, वरना वो हैच नहीं होगा। अगले दिन ब्लेड स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और एक्सप्लेन करता है कि उन्हें शाम तक उस अंडे को पेरेंट बर्ड्स से छुपा कर रखना है, और जैसे ही सूरज ढलना शुरू होगा वो उसे ऊपर ले जाएंगे और हैच करवाएंगे। जब कुछ स्टूडेंट्स नर्वसनेस के साइंस दिखाते हैं तो वो उन्हें कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मोटिवेट करता है और उनके रास्ते भेज देता है। थोड़ी ही देर में वो बर्ड्स बौखलाए हुए सिटी में आ जाते हैं और पूरा स्कूल उन बर्ड्स को रोकने और टाइम बाय करने के लिए अपना ओडीएम गियर पहन लेता है। हालांकि जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं तो मारिया ऑड्स को इवन करने के लिए अपनी डॉमी मॉमी फॉर्म में आ जाती है। अर्नेस्ट भी फाइट ज्वाइन करती है, पर उसका स्टैमिना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और वो सीधा एक डेजर्ट स्टोर में लैंड करती है और खुद को रिचार्ज करने के लिए पूरी एक बाल्टी पुडिंग खा जाती है। इवेंचुअली वो शाम तक टाइम स्टॉल करने में कामयाब हो जाते हैं, पर जब अंडे को लिफ्ट करने का टाइम आता है तो लिफ्ट काम करना बंद कर देती है। पेरेंट बर्ड अंडे को नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ उड़ कर आता है, तो सोफी ब्लेड से अंडे को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है जब तक कि वो बर्ड को रोकते हैं। पहले तो ब्लेड उन्हें अकेले बर्ड से फाइट करने देने में हेजिटेट करता है क्योंकि उसके हीरो वाले दिन काफी ट्रॉमेटिक थे, पर इस बार वो अपने टीममेट्स पर ट्रस्ट करने और अंडे का ध्यान रखने का डिसाइड करता है। जब वो टावर के ऊपर भागने में स्ट्रगल कर रहा होता है, डायन उसकी हेल्प के लिए आती है और उसे अपनी पीठ पर राइड करने देती है। ऊपर जाते हुए ब्लेड उसे बताता है कि जब वो हीरो था तो बिल्कुल अकेला था, पर अब उसके पास बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन पर वो रिलाई कर सकता है। लिफ्ट में पहुंचने के बाद ब्लेड अकेले अंडा नहीं उठा पाता, तो डायन उसे टावर के टॉप पर ले जाने में हेल्प करती है, जहां किंग ब्लेड को कंग्रेचुलेट करने के लिए वेट कर रहा होता है। तभी वो दूसरे पेरेंट बर्ड को अंडे के लिए आते हुए देखते हैं, तो किंग बर्ड को एड्रेस करता है और कहता है कि उधार ली गई जान एक नई जान से चुकाई जाएगी। सायरन फिर ब्लेड को एक्सप्लेन करती है कि एक सी मर्ग ने कभी किंग की जान बचाई थी और वो हमेशा उनकी उस काइंडनेस का कर्जा चुकाना चाहता था, और ब्लेड की वजह से वो फाइनली अपना कर्जा चुका पा रहा है। हालांकि सी मर्ग को ये सब समझ नहीं आता और वो किंग को उठाकर दूर फेंक देता है, पर सोफी वहां आती है और 10 सेकंड के लिए टाइम फ्रीज करने की अपनी पावर्स यूज करती है, जिससे ब्लेड अपनी खुद की हीरो पावर्स यूज करके बर्ड को नॉक डाउन कर पाता है। उसके बाद उन दोनों की एनर्जी खत्म हो जाती है, पर लकीली वो अंडा हैच हो जाता है और उसमें से 2 सी मर्ग बाहर आते हैं। बाहर आते ही वो सबसे पहले ब्लेड को देखते हैं, इसलिए वो उसे ही अपना पेरेंट मान लेते हैं। एक हफ्ते बाद दोनों बर्ड्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उड़ सकें, और ब्लेड को फ्री राइड मिलने से वो काफी खुश है क्योंकि अब उसने इतने सारे दोस्त बना लिए हैं। हालांकि बस कुछ ही दिनों बाद ब्लेड स्कूल के हॉल्स से गुजरते हुए बिना किसी रीजन के स्टूडेंट्स को लेफ्ट और राइट स्ले कर रहा होता है। इवेंचुअली उसके सामने सोफी आती है, जो उसे रोकने के लिए उसे एक ऑल आउट डुएल के लिए चैलेंज करती है। ब्लेड की एग्री करने के बाद वो टाइम फ्रीज करने के लिए अपनी हीरो पावर्स यूज करती है, डिस्टेंस क्लोज करती है और उस पर कई फेटल ब्लोज लैंड करती है। पर जब टाइम फिर से स्टार्ट होता है तो वो ये देखकर शॉक रह जाती है कि ब्लेड बिना किसी डैमेज के अभी भी खड़ा है। इमीडिएटली वो उसे दीवार से पिन कर देता है और रिवील करता है कि वो एक ऐसी टेक्निक यूज कर रहा था जो उसकी बॉडी को थोड़ी देर के लिए इनविंसिबल बना देती है, और उसके बाद वो धीरे से अपनी स्वॉर्ड सोफी के पेट में घुसा देता है। वो फिर कोलैप्स कर जाती है और ब्लीड करके मर जाती है, और ब्लीड को जरा सा भी रिमोर्स फील नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब बस इल्यूजन है और वो वर्चुअल रियलिटी मशीन के अंदर है, जिसे किंग ने उसे एक रियल कॉम्बैट सिनेरियो में डाला था। इसका मतलब है कि ब्लेड ने अभी जिन लोगों को मारा वो रियल नहीं थे, पर ब्लेड अभी भी कंसर्न्ड है क्योंकि वो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा रियल लग रहा था और वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि क्या रियल है और क्या नहीं। इसे ऑब्वियस बनाने के लिए किंग उसे कार्टूनिश वर्ल्ड में भेज देता है और अनाउंस करता है कि जो लास्ट में बचेगा वो मशीन को अपनी मर्जी से यूज कर पाएगा। इस बीच एक वर्चुअल लियानार्ड अर्नेस्ट को रिजर्व करने का ट्राई करता है, पर वो अपने अंदर का
सीरियल किलर बाहर निकालकर उसे सर्वर से मर्सिलेसली रिमूव कर देती है। मतलब भाई वीआर में भी रिजेक्ट ही हो रहा है, इसकी किस्मत ही झंड है। उसी टाइम पर क्लेयर और जेसिका अपने मेल फ्रेंड्स के वर्चुअल वर्जन से फाइट कर रही होती है, जो हमेशा उन्हें कॉम्बैट में हरा देते थे, पर इस बार वो लड़कों पर भारी पड़ जाती हैं। तभी अर्नेस्ट सीन में आती है और कहती है कि उसने फाइनली ब्लेड को लोकेट कर लिया है, जो दूर से सब देख रहा होता है। उसके फेस पर ब्लड लस्ट देखकर ब्लेड को अपना प्रॉमिस याद आता है कि अगर वो अपना कंट्रोल खो दे तो वो उसे रोक देगा, इसलिए वो ऑल आउट जाकर उसे डिफीट कर देता है। इसके साथ ही वो लास्ट वन स्टैंडिंग बन जाता है, जिसका मतलब था कि वो मशीन को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। इस बीच अर्नेस्ट रो रही होती है क्योंकि उसने वर्चुअल रियलिटी में पागलों जैसा बिहेव किया था और वो ब्लेड के ओवरपावर्ड होने पर भड़क जाती है। किंग को सबको अपना दिमाग खोते हुए देखने में बहुत मजा आ रहा था, इसलिए ब्लेड कंट्रोल पैनल के पास जाता है, एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और किंग को उसमें सर्वाइव करने के लिए फोर्स कर देता है। वो फिर सायरन से कहता है कि अगर वो बुढ़ा मर जाए तो उसे बार बार रिस्पॉन करते रहना और रात होने तक उसे इसी वर्चुअल वर्ल्ड में रहने देना। बाद में लंच के दौरान लड़के डिप्रेस लग रहे होते हैं और जब अर्नेस्ट पूछती है कि उन्हें क्या हुआ है तो ब्लेड उसे बताता है कि वो क्लेयर और जेसिका से हार गए हैं। वो ऐड करता है कि क्लेयर अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और जेसिका के पास भी एक सुपर स्ट्रांग अटैक है। लड़के इसलिए हार गए थे क्योंकि वो अपनी स्किल्स को लेकर बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो गए थे और उन्होंने ट्रेनिंग करना छोड़ दी थी, जिससे वो और भी बुरा फील करने लगते हैं। लड़कियां ब्लेड से पूछती हैं कि वो अपनी बातों को लेकर इतना ब्लंट क्यों है, और वो कहता है कि ये उनके खुद के भले के लिए है। कुछ दिनों बाद ब्लेड और उसका स्क्वाड एकेडमी में डायोन को एक थर में बुलाते हुए देखते हैं, इसलिए वो इसे ट्राई करने का डिसाइड करते हैं। अंदर जाने पर ब्लेड नोटिस करता है कि अर्नेस्ट वहां नहीं है, पर असल में वो इतने टाइम से एक तौलिए में छुप रही थी क्योंकि वो ब्लेड को अपने असेट्स दिखाने में बहुत शर्मा रही थी। तभी वो देखती है कि किंग अपने पूरे ग्लोरी के साथ वहां आता है और क्लेम करता है कि थर्मे को बिना किसी प्लॉट आर्मर के एंजॉय करना चाहिए। अर्नेस्ट आर्ग्यू करती है कि उसे कम से कम एक स्विम सूट तो पहनना चाहिए और किंग मान भी जाता है, पर वो थर्मे के अंदर कुछ और पहनने पर भी बैन लगा देता है। जब सायरन उसे थोड़ा चिल करने को कहती है तो भाई सीधा डीजनरेट मोड में चला जाता है और एडमिट करता है कि वो बस कुछ पीचेस देखना चाहता है। थरकापन की भी कोई सीमा होती है भाई। अर्नेस्ट सपोर्ट के लिए लड़कियों की तरफ मुड़ती है, पर वो भी उसे अपना तौलिया हटाने के लिए अर्ज करती हैं। इम्पेशेंट होकर किंग पूरे किंगडम में ही कपड़ों पर बैन लगाने वाला होता है, पर सायरन उसके सिर पर एक थप्पड़ मारती है और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाती है। अर्नेस्ट फाइनली अपने प्लॉट्स अनकवर करती है और ब्लेड को घूरने से मना करती है, पर ब्लेड उसकी 10 आउट ऑफ 10 बॉडी के लिए बिल्कुल इंडिफरेंट रहता है। इस बीच क्लेयर और जेसिका लड़कों को उनके हारने के बाद चीयर करने की कोशिश करती हैं, पर उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि स्ट्रांग बनने के लिए उनमें स्किल्स की कमी है। लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर क्लेयर जीतने के लिए माफी मांगती है, पर इससे चीजें और भी खराब हो जाती हैं और वो वहां से रोते हुए भाग जाते हैं। रात में ब्लेड उनसे बात करने का डिसाइड करता है, पर वो अभी भी हारने की वजह से अपसेट होते हैं। ब्लेड पूछता है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तो उनमें से एक क्ले एडमिट करता है कि वो जेसिका को लाइक करता है। दूसरा लड़का कासिम भी कन्फेस करता है कि वो क्लेयर को लाइक करता है, पर ब्लेड को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो उन्हें रोमांटिक मैनर में लाइक करने की बात कर रहे हैं। तभी जूलियन रूम में घुस आती है और उनसे सिसी बॉयज की तरह रोना बंद करके स्ट्रांग बनने को कहती है, क्योंकि शॉर्टीज को स्ट्रांग लड़के पसंद आते हैं। लड़के इस बात से अग्री करते हैं और पूछते हैं कि वो स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं, तो जूलियन सजेस्ट करती है कि वो ब्लेड से उन्हें ट्रेन करने के लिए कहें। इस बीच लड़कियां हैंग आउट कर रही होती हैं जब जेसिका मेंशन करती है कि क्ले और कासिम कई दिनों से उसे अवॉइड कर रहे हैं। क्लेयर सजेस्ट करती है कि वो जानबूझकर उनसे हार जाएं, पर अर्नेस्ट और सोफी इसके खिलाफ एडवाइस देती है। तभी जूलियन वहां रूम में भी घुस आती है और उनसे और स्ट्रांग बनने को कहती है, क्योंकि लड़कों को पावरफुल शॉटीज पसंद आती है। लड़कियां कहती हैं कि वो लड़कों को खुद पर लट्टू करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग स्किप करना चाहती हैं ताकि लड़के उनके लेवल तक कैचअप कर सकें। हालांकि अर्नेस्ट इसके स्ट्रिक्टली खिलाफ होती है और उन्हें और भी हार्ड ट्रेनिंग करने का सजेस्ट करती है। अगले कुछ दिनों तक क्ले और कासिम इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, जब तक कि वो फाइनली लड़कियों को हराने के लिए रेडी नहीं हो जाते। फिर एक दिन वो वर्चुअल वर्ल्ड में लॉग इन करते हैं और लड़कियों को एक रीमैच के लिए चैलेंज करते हैं। जैसे ही ड्यूअल शुरू होता है, लड़कियां उसे एक सिंगल स्ट्राइक में खत्म करने की कोशिश करती हैं, पर लड़के उनके अटैक को काउंटर करने के लिए स्पिरिट आर्ट्स का यूज करते हैं। अर्नेस्ट शॉक हो जाती है कि उन्होंने इसे यूज करना सीख लिया और ब्लेड कहता है कि ये सब ट्रेनिंग की वजह से है। जब लगने ही वाला होता है कि लड़के जीतने वाले हैं, तो लड़कियां भी स्पिरिट आर्ट्स यूज करती हैं और अर्नेस्ट रिवील करती है कि उसने ही उन्हें इसके लिए ट्रेन किया था। एंड में लड़कियां एक बार फिर से लड़कों को हराने में कामयाब हो जाती हैं और लास्ट में लड़के उन पर रहम ना खाने के लिए उन्हें थैंक्स बोलते हैं। लड़कियां फिर रिवील करती हैं कि उन्हें अर्नेस्ट और बाकी लोगों
से हेल्प मिली थी, पर लड़कों को लगता है कि ये थोड़ा अनफेयर था क्योंकि सब ने मिलकर उन पर गैंग अप कर लिया था। हालांकि अर्नेस्ट उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे ने ट्रेन किया था और उनसे ये भी पूछती है कि क्या उन्हें अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी इंसान से प्यार करना गलत लगता है। कुछ दिनों बाद ब्लेड अपनी फाइटिंग स्पिरिट को होन कर रहा होता है जब जूलियन उस पर एम्बुश करने की कोशिश करती है पर बुरी तरह फेल हो जाती है। तभी बाकी लड़कियां एक रोबोट के साथ वहां आती है और जैसे ही ब्लेड उसे देखता है वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक से उस रोबोट को उड़ा लेता है। अर्नेस्ट ब्लेड से बहस करने लगती है क्योंकि वो रोबोट पूरा दिन उसे ही ढूंढ रहा था, पर ब्लेड बड़ी शांति से कहता है कि वो रोबोट एक गार्डियन है जो तबाह होने पर भी खुद को हैंडल कर सकता है। थोड़ी ही देर में वो गार्डियन गर्ल एक हॉट लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एक रोबोटिक आवाज में बात करते हुए कहती है कि उसने ब्लेड के गूनर फैंटेसीज के हिसाब से इस बॉडी को एडजस्ट किया है। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक चार्ज करने लगती है, पर ब्लेड फुर्ती से रिएक्ट करता है और पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बार फिर अर्नेस्ट एक लेडी पर इतना हार्श होने के लिए उसके सिर पर थप्पड़ जड़ देती है, पर ब्लेड कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसके खुद के दोस्त ही उसके खिलाफ क्यों हो गए हैं। बेचारे ब्लेड की जिंदगी में लड़कियों से पिटना ही लिखा है। कुछ घंटों बाद वो गार्डियन गर्ल खुद को रिपेयर कर लेती है और फिर से आती है, तो इस बार ब्लेड उस पर अटैक करने से रोकती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे दोस्ती कर सकते हैं। ब्लेड आर्ग्यू करता है कि गार्डियंस हमेशा बैड न्यूज होते हैं। वो लड़की कहती है कि उसे यहाँ ब्लेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया है, पर फिलहाल वो डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑब्जर्वेशन मोड में है। क्लेयर एक्साइटेड होकर उससे पूछती है कि क्या वो उसकी दोस्त बनना चाहेगी, पर वो लड़की उसे बताती है कि जो कोई भी उसके ऑब्जेक्टिव के रास्ते में आएगा उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। हालांकि क्लेयर में अकल नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए वो उस लड़की का नाम आयोना रख देती है क्योंकि उसके सूट पर यही लिखा होता है। आयोना रिवील करती है कि वो असल में 1ONA है, पर क्लेयर उसे आयोना बुलाना डिसाइड करती है क्योंकि उसे कोई ना कोई नाम तो चाहिए ही था। वो फिर उससे कहती है कि ब्लेड एक बहुत टफ अपोनेंट है, इसलिए उन्हें उसे हराने का प्लान बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आयोना के इस बात पर अग्री करके हाथ मिलाने के बाद लड़कियां ब्लेड को हराने का प्लान डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग रखती हैं और आयोना से पूछती है कि वो उसे खत्म क्यों करना चाहती है। आयोना रिवील करती है कि ब्लेड फोर्सफुली उसके नो जोन में घुस गया था और उसने कई बार उसके चेसेस को डेसिक्रेट किया था, जिससे उन सबको लगता है कि ब्लेड पक्का कोई डिडलर है। ब्लेड जल्दी से क्लैरिफाई करता है कि उसने सिर्फ उस एरिया में ट्रेसपास किया था जिसे वो गार्ड कर रही थी, पर इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसके पास एक मास्टर की थी। फिर भी आयोना कहती है कि किसी को अंदर जाने देने के लिए उसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। जब अर्नेस्ट पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो उसे बताता है कि एकेडमी के नीचे एक फॉरबिडन लाइब्रेरी है और वो वहां उसकी स्वॉर्ड के अंदर की डीमन के बारे में जानने गया था। अर्नेस्ट इमीडिएटली शर्म से लाल हो जाती है क्योंकि उसने उसकी हेल्प के लिए इतना कुछ किया, पर आयोना रिवील करती है कि वो 13 बार और आ चुका है और उसने टोटल 28 बार उसे डिस्ट्रॉय किया है। ये सुनकर सब ब्लेड को इतना मीन होने के लिए डांटने लगते हैं कि वो अनॉय होकर वहां से चला जाता है। हालांकि सोफी उसे ज्वाइन करती है और वो कंप्लेन करता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक ग्रेट हीरो है। इसके ऊपर गार्डियंस अपनी सोल्स को लॉक करके रखते हैं, इसलिए उनकी बॉडीज को डिस्ट्रॉय करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोफी पूछती है कि क्या वो आयोना को तब भी डिस्ट्रॉय करता अगर उसकी सोल उसकी बॉडी से अटैच्ड होती, और वो कहता है कि उसे इसके बारे में सोचना पड़ता। बाद में लड़कियां डिस्कस करती हैं कि आयोना कभी ब्लेड को नहीं हरा सकती क्योंकि वो उस पर ऑल आउट जाता है, ये जानते हुए कि वो सिर्फ एक रोबोटिक बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हालांकि क्योंकि वो औरतों के आसपास जेंटल रहता है, वो आयोना को और भी गर्ली दिखाना चाहती है ताकि ब्लेड उस पर अटैक करने से हेजिटेट करे। एलिजा फिर सजेस्ट करती है कि वो आयोना की सोल को उसकी करंट बॉडी के कोर में डाल दें ताकि ब्लेड खुद को उसे डिस्ट्रॉय करने से रोकने के लिए फोर्स हो जाए। अगले दिन सब उन्हें लड़ते हुए देखने के लिए अरीना में इकट्ठा होते हैं, पर ड्यूल शुरू होने से पहले आयोना उसे बताती है कि उसका मदर कोर से कनेक्शन टूट चुका है और अगर वो बैटल में डिस्ट्रॉय हुई तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो फिर उसका हाथ सीधे अपने जग्स के बीच रख देती है ताकि उसे अपना वीक स्पॉट दिखा सके, जिससे ब्लेड के सामने एक तगड़ी ट्रॉली प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसी के साथ वो एक पावरफुल अटैक चार्ज करती है और ब्लेड को ऐसा धोती है कि उसकी आत्मा काम जाए। जब ब्लेड अपनी स्वॉर्ड से काउंटर करने का ट्राई करता है तो उसे रियलाइज होता है कि इससे उसकी जान चली जाएगी, इसलिए वो कामेहामेहा मारने का डिसाइड करता है, पर उससे आयोना को कोई डैमेज नहीं होता। इससे पहले कि वो अपना नेक्स्ट मूव सोच पाता, आयोना फुर्ती से डिस्टेंस क्लोज करती है और उसके पेट में इतनी जोर का पंच मारती है कि भाई के वहीं 6 पैक एब्स बन जाते हैं। उसे ऐसे पिटता देख अर्नेस्ट और डीमन मरिया को बड़ा मजा आता है, पर ब्लेड गुस्सा नहीं होता और सिंपली आयोना से थोड़ा हाथ हल्का रखने को कहता है। वो रिप्लाई करती है कि वो अपनी ह्यूमैनिटी की वजह से हारने वाला है और उसे सरेंडर करने को कहती है, और सरप्राइजिंगली ब्लेड अपनी हार मान लेता है। इमीडिएटली सब आयोना के लिए चीयर करने लगते हैं, जिससे वो स्माइल करने लगती है और ब्लेड शॉक रह जाता है कि एक रोबोट भी इमोशंस फील कर सकता है।
लंच के दौरान वो वापस इमोशनलेस हो जाती है और लड़कियां फिगर आउट कर लेती हैं कि वो किसी इंटरनल प्रॉब्लम से डील कर रही है। आयोना इस बात को कंफर्म करती है और पूछती है कि क्या अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ डिस्कस करना सही है, और क्लेयर पोलाइटली उससे कहती है कि वो उन पर रिलाई कर सकती है। वो एक्सप्लेन करती है कि हर बार जब वो अपना मिशन पूरा करती है तो उसे मदर कोर से एक नया मिशन मिलता है, पर जब से वो डिस्कनेक्ट होकर वापस कोर से कनेक्ट हुई है उसे मदर कोर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उसे लगता है कि उसे एक डिफेक्टिव मॉडल मान लिया गया है और सर्वर से किकआउट कर दिया गया है। इसलिए वो ब्लेड की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो उसे डैडी बुला सकती है। मतलब भाई का ये डैडी वाला फेज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब ब्लेड साफ मना कर देता है तो वो रिवील करती है कि बिना किसी मास्टर के कमांड्स के गार्डियंस बजर्क हो जाते हैं, इसलिए उसका एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड है जो कुछ ही टाइम में एक्टिवेट हो जाएगा। इमीडिएटली एलिजा टाइमर चेक करती है और देखती है कि इसे फिगर आउट करने के लिए उनके पास 84 घंटे हैं, इसलिए काउंटडाउन रोकने के लिए ब्लेड आयोना का मास्टर बनने के लिए मान जाता है। बाद में आयोना एक बस्टी मेड के रूप में ड्रेसअप होकर उसके लिए लंच लाती है और ब्लेड पहले ही एक एंड्रॉयड के हर वक्त उसके पीछे पड़े रहने से काफी एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। तभी सोफी वहां आ जाती है और आयोना से पंगे लेने लगती है, उसे अपनी ट्रेट्स कॉपी करने के लिए अक्यूज करते हुए, जैसे कि एक्सप्रेशनलेस फेस और मोनोटोन आवाज। इसके ऊपर वो ब्लेड से नाराज होती है क्योंकि उसने उसे कभी कोई कमांड नहीं दिया, फिर भी वो आयोना पर हुक्म चलाता है। इस केस में वो दोनों ही ये टेस्ट करने का डिसाइड करती हैं कि ब्लेड को ज्यादा डिजर्व कौन करता है, जिससे वो एंग्शियस हो जाता है। अगले दिन सोफी उसे टेम्प्ट करने के लिए कैट ईयर्स पहनकर आती है, पर आयोना को भी सेम आइडिया आया था और वो भी कैट ईयर्स पहन लेती है। इस वजह से उनके बीच एक स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है और वो इसे अनार्म्ड कॉम्बैट से सेटल करने का डिसाइड करती हैं। हालांकि चीजें बहुत ज्यादा हीटेड हो जाती हैं, इसलिए ब्लेड उन्हें थप्पड़ लगाता है और दोनों को डिस्क्वालीफाई कर देता है। उस रात वो दोनों उसे नहलाकर जीतने की कोशिश करती हैं और उसके बाद वो उसे सोते हुए देखने के लिए उसके रूम में आ जाती हैं। वो उन्हें इग्नोर करता है और सो जाता है, जिससे लड़कियों को आपस में बात करने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। आयोना एडमिट करती है कि उसे ये सब बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि इससे पहले वो हमेशा अकेली रही है, और सोफी भी रिवील करती है कि कैसे ब्लेड ने उसे बाकी दुनिया से जुड़ने में हेल्प की। एंड में वो एक दूसरे की दोस्त बनने का डिसाइड करती हैं, जिससे ब्लेड खुश हो जाता है। अगले दिन जब वो लंच कर रहे होते हैं, ब्लेड आयोना से उसका काउंटर दिखाने को कहता है, और जैसे ही वो दिखाती है उन्हें रियलाइज होता है कि वो अभी भी नीचे जा रहा है। ब्लेड आयोना से पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, और वो कहती है कि वो अपने लास्ट मोमेंट तक उनके साथ रहना चाहेगी। उसके बाद वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के लिए किसी दूर जगह पर चली जाएगी ताकि किसी को चोट ना पहुंचे। उस रात पूरा स्कूल आयोना के लिए एक फेयरवेल पार्टी थ्रो करता है और सोफी उसे अपना बेस्ट ट्राई करने और मजे करने को अर्ज करती है। जैसे ही पार्टी चालू होती है, जेसिका रिवील करती है कि ब्लेड कहीं भी नजर नहीं आ रहा, जिससे अर्नेस्ट काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही आयोना के जाने का टाइम आ जाता है, इसलिए वो अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेती है और सबको गुड बाय कहना शुरू करती है। हालांकि जैसे ही टाइमर एक्सपायर होता है वो एक्सप्लोड नहीं होती, और तभी ब्लेड वहां आता है, ये रिवील करते हुए कि वो मदर कोर के पास गया था और उसे आयोना के साथ कनेक्शन रिस्टोर करने के लिए कन्विंस कर लिया है। आयोना की ये कंफर्म करने के बाद सब चीयर करने लगते हैं और सोफी आयोना से वही करने को कहती है जो उसका दिल चाहता है। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ आयोना ब्लेड को जमीन पर पिन डाउन करती है और एक बिल्ली की तरह उसे स्नगल करने लगती है। कुछ दिनों बाद स्टूडेंट्स की स्किल्स को होन करने के लिए अकेडमी एक बैटल रॉयल होल्ड करती है, पर ब्लेड एक अर्ली चिकन डिनर लेकर सबका मजा खराब कर देता है। लियोनार्ड लास्ट वन स्टैंडिंग होता है और कॉन्फिडेंटली अपना अटैक चार्ज करता है, इसलिए सब अंडरडॉग को ब्लेड को हराने के लिए चीयर करने लगते हैं। ये देखकर लियोनार्ड हाइप्ड अप हो जाता है और अर्नेस्ट को रिजर्व करने की सोचता है, पर अर्नेस्ट को तो ये भी नहीं पता होता कि वो अभी भी लड़ रहा है, जिससे उसे एकदम इडियट वाली फीलिंग आती है, मतलब भाई की कोई इज्जत ही नहीं है। एंड में वो ब्लेड पर चार्ज करता है, पर एक ही सेकंड में हम्बल हो जाता है, इसलिए सब वहां से ये जानते हुए चले जाते हैं कि यहाँ कोई भी ब्लेड के खिलाफ टिकने वाला नहीं है। रात में लियोनार्ड अपनी ह्यूमिलिएटिंग आर के बारे में सोचता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि वो और भी स्ट्रांग होकर वापस आएगा और अर्नेस्ट पर अपना रिस्क चलाएगा। सबसे पहले वो अपना वेपन रिपेयर करने के लिए फोर्ट जाता है, और अगले दिन मारिया उसके पास आती है और कहती है कि वो भी ब्लेड की शैडो में रहकर पक चुकी है। वो ब्लेड के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने जितना स्ट्रांग बनने की कसम खाती है, जिससे लियोनार्ड सोचने लगता है कि क्या उसके दिल में ब्लेड के लिए फीलिंग्स आ गई हैं। हालांकि मारिया जल्दी से इस बात को डिसमिस कर देती है और कहती है कि वो ब्लेड के साथ एक राइवलरी डेवलप कर रही है। वो ब्लेड को हेड ऑन फेस करने के लिए लियोनार्ड की तारीफ भी करती है, ये अच्छे से जानते हुए भी कि वो पिटने वाला है, और लियोनार्ड भी उसे कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स बोलता है। तभी एलिजा वहां आती है और उनसे कहती है कि वो सिर्फ बातों से ब्लेड को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वो उनकी हेल्प करने का ऑफर देती है। उसी दिन बाद में लियोनार्ड एक कमेटी बनाता है और ब्लेड को छोड़कर पूरी मेन कास्ट को इनवाइट करता है
और कॉम्बैट में ब्लेड को हराने का तरीका फिगर आउट करने के लिए उन्हें रैली करता है। जेसिका और क्लेयर ब्लेड के सोते समय उस पर अटैक करने का सजेस्ट करती हैं, पर अर्नेस्ट को लगता है कि ये कायरो वाली हरकत है। हालांकि एलिजा आर्ग्यू करती है कि ब्लेड के पास इतना सारा प्लॉट आर्मर होना उससे भी बड़ी कायरता है, और सब इस बात से एग्री करते हैं। अर्नेस्ट एक बार फिर आर्ग्यू करती है कि उन्हें उसे हेड ऑन फाइट करनी चाहिए और उसकी वीकनेसेस को टारगेट करना चाहिए, तो क्लेयर कहती है कि सोना भी उसकी वीकनेसेस में से एक है। एंड में लियोनार्ड सजेस्ट करता है कि वो सब ब्लेड को हराने के अपने अपने मेथड्स ट्राई करें, और वो सब उसे टेक डाउन करने की कसम खाते हैं। अगले दिन अर्नेस्ट लियोनार्ड की लैंस का यूज करके ब्लेड से हेड ऑन फाइट करती है, पर ब्लेड एक ही सेकंड में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बेचारा लियोनार्ड फिर से रोने लगता है। उस रात जब ब्लेड सो रहा होता है, जेसिका उसे पीटने के लिए उसके रूम में स्नीक इन करती है, पर आयोना जो कभी नहीं सोती उसे हवा में उड़ा देती है। बाद में जेसिका आयोना को याद दिलाती है कि वो भी उनके प्लान में शामिल थी, पर आयोना कहती है कि उसका डिफेंस सिस्टम अपने आप ही एक्टिवेट हो गया था। इस पर लियोनार्ड अनाउंस करता है कि वो अपनी रेनोवेटेड लैंड्स के साथ ब्लेड से अगला मैच लड़ेगा, पर असल में उसने बस डक्ट टेप लगाकर उसे जोड़ रखा होता है, जुगाड़ भी ऐसा कि चाइनीज माल भी शर्मा जाए। जैसे ही वो उसे चार्ज करता है, वो लैंस दर्जनों टुकड़ों में टूट जाती है, जिससे वो फिर से रोने लगता है। लंच के दौरान मारिया नोटिस करती है कि ब्लेड वल्नरेबल है, इसलिए वो उस पर अटैक करने के लिए अपनी डीमन फॉर्म में आती है, पर अपना भाई बिना देखे ही उसे पीट देता है। अगले दिन सोफी ब्लेड को हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए चैलेंज करती है, पर भाई उसे लिटरली अपने हाथ से बात करने को कहता है। क्लेयर भी ट्राई करती है, पर बुरी तरह फेल हो जाती है, इसलिए क्ले और कैसिम टीम अप करके चीप टैक्टिक्स का यूज करके ब्लेड को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं, जो ऑब्वियसली काम नहीं करते। अगले कुछ दिनों तक कमेटी के सारे मेंबर्स हर तरह की ट्रिक्स यूज करके ब्लेड को हराने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से कोई भी काम नहीं करती। अर्नेस्ट इस बात को बाकियों से ज्यादा दिल पर लेती है और कहती है कि वो ब्लेड से हार मनवा कर ही रहेगी। तभी आयोना को याद आता है कि ब्लेड ने एक बार उससे फाइट करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसने उसे एक हॉस्टेज सिचुएशन में डाल दिया था। वो सब ब्लेड से हार मनवाने के लिए फिर से वैसी ही टैक्टिक यूज करने का डिसाइड करते हैं, पर लियोनार्ड इससे कुछ खास खुश नहीं होता, क्योंकि वो ब्लेड को एक फेयर फाइट में हराना चाहता था। हालांकि अर्नेस्ट उसे इतनी जोर से हिलाती है कि उसका पूरा दिमाग ही हिल जाता है, इसलिए वो प्लान फॉलो करने के लिए मान जाता है। अगले दिन मेडिकल क्लास में लियोनार्ड, क्ले और कैसिम डरावने मास्क पहनकर अंदर घुस आते हैं और अनाउंस करते हैं कि वो टेररिस्ट हैं, जबकि ब्लेड सोच रहा होता है कि टेररिस्ट का मतलब क्या होता है। लड़के डॉक्टर से उनके साथ प्ले अलोंग करने की भीख मांगते हैं। जब वो उनके साथ बाहर जाती है तो ब्लेड क्लास से निकलने की कोशिश करता है, पर अर्नेस्ट उससे कहती है कि वो नहीं जा सकता, क्योंकि टेररिस्ट्स ने डॉक्टर को हॉस्टेज बना लिया है। ये सुनकर डॉक्टर फ्री की एक्टिंग करने लगती है और ब्लेड को उसे बचाने के लिए बुलाती है, जिससे क्लास की हर लड़की हॉस्टेज बनने के लिए वॉलंटियर करने लगती है ताकि ब्लेड उन्हें रेस्क्यू करे। ये सारा हंगामा देखकर डॉक्टर वहां से चुपचाप खिसक लेती है और वो सो कॉल्ड टेररिस्ट्स सारी लड़कियों को हॉस्टेज बना लेते हैं। लड़कियां फिर ब्लेड से उन्हें बचाने की भीख मांगती हैं, पर ब्लेड को तो हॉस्टेज वर्ड का मतलब ही नहीं पता होता, इसलिए वो बस वहां बैठकर जूलियन के साथ चिल कर रहा होता है। चीजों को और भी खराब करने के लिए वो लड़कों को अपने नाम से बुलाता है और पूछता है कि आखिर वो क्या फालतू की नौटंकी कर रहे हैं, जिससे उन्हें रियलाइज होता है कि वो शुरू से ही जानता था कि वो कौन है। वो इमीडिएटली अपने मास्क फेंक देते हैं और अपने फ्लॉप प्लान पर उदास होने लगते हैं, पर ब्लेड इतना डम है कि उसे अभी भी समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। ये देखकर लड़के अपने प्लान को कंटिन्यू करते हैं और कैसिम एक कदम आगे बढ़कर अर्नेस्ट और क्लेयर से डिडल करने की कोशिश करता है, जिसके बदले उसे मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। उसके बाद लियोनार्ड ब्लेड को एक्सप्लेन करता है कि वो हॉस्टेजेस का यूज करके उससे अपनी हार मनवाना चाहते हैं, पर ब्लेड कहता है कि ये दूसरी बार काम नहीं करेगा, इसीलिए वो अर्नेस्ट के गले पर स्वॉर्ड रख देता है और उसे ब्लेड से हेल्प की भीख मांगने को कहता है। वो सब उसे अपनी हार मानने के लिए फोर्स करते हैं, पर अपना भाई बस अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है और लड़कों ने जो भी वेपन्स और आर्मर पहने थे सब डिस्ट्रॉय कर देता है। लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर अर्नेस्ट सजेस्ट करती है कि वो ब्लेड पर एक ऑल आउट अटैक लॉन्च करें, पर वो सब कुछ ही सेकंड्स में डिफीट हो जाते हैं। एंड में ब्लेड को लगता है कि ये बस कोई मेक बिलीव गेम था और वो लड़कियों से पूछता है कि उसने कैसा परफॉर्म किया, और वो उसे चुप कराने के लिए कहती है कि उसने अच्छा किया। कुछ दिनों बाद ब्लेड कुछ लोगों को एक लड़की को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए देखता है, पर उसे तो ये भी नहीं पता कि बर्थडे का मतलब क्या होता है। अर्नेस्ट ये देखती है और बाकी सबको बताती है कि ब्लेड को अपना खुद का बर्थडे तक नहीं पता, और डायोन ऐड करती है कि उन्हें उसकी रियल एज भी नहीं पता। जब डायोन उसे मिला था तब वो पहले से ही चलना सीख चुका था और वो दिन अगले महीने आने वाला था। सोफी ने तो ये भी सुना था कि उस उम्र में उसके हाथों में पहले से ही एक स्वॉर्ड हुआ करती थी और इसीलिए उसका नाम ब्लेड रखा गया, जिस पर क्लेयर जोक मारती है कि अगर उसके हाथ में स्पीयर होता तो उसका नाम लांस रख देते। अर्नेस्ट फिर सबसे पूछती है कि अगले महीने उन्हें ब्लेड को क्या गिफ्ट देना चाहिए, और जब वो लोग ये फिगर आउट कर ही रहे होते हैं तब किंग वहां आता है और सजेस्ट करता है कि वो ब्लेड को एक बाउल करी दे। जेसिका उस बुढ़े से कहती है कि करी तो कैफेटेरिया में भी मिल जाती है, तो वो उनसे इसके बजाय एक स्पेशल करी तैयार करने को कहता है। वो फिर पूरी क्लास को वहां ले जाता है, जिसे वो रॉयल पैंट्री कहता है, जो 2 मैकेनिकल दरवाजों से होते हुए सबको एक क्लिफ के किनारे ले जाती है, जहां से एक बहुत बड़ा हरा भरा लैंड दिखाई देता है।
फिर स्टूडेंट्स के पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और सायरन रिवील करती है कि ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक वो सब मिलकर टोटल 11.3 बिलियन किलो कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर लेते। जहां बाकी सब शॉक में होते हैं, जूलियन को टेस्टी चीज़ों की महक आने लगती है और डायन ऐड करती है कि इस जगह के इंग्रेडिएंट्स गॉड्स की एज के टाइम के हैं। असल में वहाँ डायनासोर्स होते हैं जो देखते ही अटैक कर देते हैं, इसलिए क्लास असल में यहाँ उनकी पॉपुलेशन कम करने आई है। ब्लेड कहता है कि ये तो हीरो लेवल वॉरियर्स की टीम का काम है, पर बाकी सब पहले से ही इस साइड क्वेस्ट को पूरा करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। थोड़ी ही देर में आधी क्लास डायनासोर्स का शिकार करने निकल जाती है और एक को पकड़ने के बाद वो उसे अपने नए बनाए गए बेस पर वापस ले आते हैं। सबको इतनी मेहनत करते देख ब्लेड खुश हो जाता है, इसलिए वो हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करने का डिसाइड करता है, जबकि बाकी सब काम कर रहे होते हैं। मतलब सारा काम दोस्तों के मत्थे मड़ो और खुद स्पा के मजे लो, सही लाइफ चल रही है भाई की। तभी अर्नेस्ट वहां आती है और उससे ज्यादा घूरने से मना करती है, और जब वो प्रॉमिस कर देता है तो वो भी उसके साथ हॉट स्प्रिंग में उतर जाती है। फिर वो उसकी बॉडी पर कई सारे स्कार्स देखती है और पूछती है कि उसका बचपन कैसे बीता, और ब्लेड कहता है कि उसे बस 24/7 फाइट करना ही याद है। वो पूछती है कि क्या वो और स्ट्रांग बनने के लिए लड़ रहा था, पर ब्लेड रिवील करता है कि वो बस सर्वाइवल के लिए था, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ता तो सीधा भगवान को प्यारा हो जाता। ये सुनकर अर्नेस्ट उदास हो जाती है, क्योंकि ब्लेड ने कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी थी, इसलिए वो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट देने के लिए उसके एकदम करीब आ जाती है। तभी क्लेयर भागते हुए अंदर आती है और अर्नेस्ट को ब्लेड से दूर धकेल देती है, जिससे वो बुरी तरह एम्बैरस हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद क्लास ने पैंट्री के अंदर पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन ही खड़ी कर दी है, और आयोना रिवील करती है कि वो अपने कैलोरी गोल के लगभग आधे तक पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में किंग स्टूडेंट्स से मिलने आता है और नोट करता है कि ओरिजिनल टास्क अब उनके लिए बहुत ईजी हो गया है, इसलिए वो एक स्पेशल चैलेंज लेकर आया है। वो चाहता है कि वो लिस्ट में दिए गए सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करें और सब बिना किसी हेजिटेशन के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वो एक गुफा में जाते हैं जहां उन्हें एक पत्ता गोभी मिलती है, जिसका चेहरा उस एक चीज से मिलता जुलता है जिस पर हाथ डालने के लिए तुम सब मरे जा रहे हो। अर्नेस्ट फुर्ती से उसके टेंटिकल्स काट देती है, पर वो कैबेज फिर से अटैक करता है, इसलिए वो उसे रोस्ट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड की डिमोनिक पावर्स एक्टिवेट कर लेती है। सोफी फिर उसे याद दिलाती है कि उन्हें वो कच्चा ही चाहिए, इसलिए वो पीछे हटती है और सबको एक साथ चार्ज करने को कहती है। ब्लेड की हेल्प के बिना भी वो इजीली उस कैबेज मॉन्स्टर को हरा देते हैं और इमीडिएटली एक स्पेशल बॉक्सिंग कॉर्न से फाइट करने के लिए कॉर्नफील्ड्स की तरफ निकल पड़ते हैं। ब्लेड उसे काटने के लिए रेडी होता है, पर सोफी कहती है कि वेपन्स इसे खराब कर देंगे, इसलिए उन्हें इसे बॉक्सिंग मैच के रूल्स के हिसाब से ही हराना होगा। ब्लेड सजेस्ट करता है कि सोफी इसे हैंडल करे, क्योंकि वो फाइट के लिए फिस्ट्स का यूज करती है, पर सब्स्टिट्यूशंस अलाउड नहीं होते, इसलिए ब्लेड को ही पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इमीडिएटली वो बॉक्सर कॉर्न उसे पीटना शुरू कर देता है, जिससे ब्लेड पिस्ड ऑफ हो जाता है और पलटकर कुछ जोरदार पंचेस मारता है। एंड में वो सिर्फ मैच ड्रॉ ही कर पाता है, पर वो उस कॉर्न को कैप्चर करने के लिए काफी होता है। उसके बाद वो लिस्ट के बाकी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के लिए पूरी पैंट्री में घूमते हैं, जिनमें से हर एक पिछले वाले से ज्यादा वाइल्ड और डेंजरस होता है। उन सब को हासिल करने के बाद वो बेस पर वापस आकर एक फीस्ट के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और किंग उन्हें बताता है कि कल वो एक फाइनल बॉस को फेस करेंगे जो सब कुछ डिसाइड करेगा। अगले दिन वो सबसे लंबे पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं और आयोना रिवील करती है कि वो न्यूट्रिएंट्स में सबसे रिचेस्ट है। तभी एक बीस्ट किंग नाम का जायंट मॉन्स्टर वहां आता है, और जैसे ही स्क्वाड उससे फाइट करने की तैयारी करती है, किंग दूर से एक अम्यूज्ड स्पेक्टेटर की तरह सब देख रहा होता है। जैसे ही ब्लेड बीस्ट किंग से फाइट करने के लिए रेडी होता है, कोई चीज उस मॉन्स्टर को बीट से चीर देती है, और ब्लेड ऊपर देखकर बीस्ट किंग से लगभग 10 गुना बड़े एक बेहेमत को नोटिस करता है। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि ब्लेड भी नर्वस फील करने लगता है, पर अर्नेस्ट और बाकी सब कॉन्फिडेंटली उसके साथ फ्रंट में आकर खड़े हो जाते हैं और उस बेहेमत को एक बढ़िया मीडियम रेयर स्टेक बनाने की कसम खाते हैं। एक साथ काम करते हुए वो उस मॉन्स्टर पर चार्ज करते हैं, और थोड़ा डैमेज लेने के बाद भी हीरोज जरा भी नहीं डगमगाते। जब वो बेहेमत एक लेजर अटैक चार्ज करता है, तो लियोनार्ड हीरोज के चारों तरफ एक बैरियर बनाने के लिए अपनी लैंड्स यूज करता है, और ब्लेड को रियलाइज होता है कि इस मॉन्स्टर को टेक डाउन करने के लिए उसे अपनी हीरो पावर्स यूज करनी ही पड़ेंगी। मारिया भी वहीं होती है और उसे याद दिलाती है कि अगर उसने ज्यादा पावर्स यूज की तो वो मर जाएगा। इसलिए ब्लेड अपने स्पिरिट एनर्जी मारिया में ट्रांसफर करने का डिसाइड करता है, ताकि वो ये काम कर सके। मारिया अपनी डीमन किंग पर्सनालिटी में होती है, इसलिए वो फेवर चुकाने के लिए उसे किस करती है, जिसके बाद वो अपना काउंटर अटैक लॉन्च करते हैं। जैसे ही बाकी लोग बेहमत को पिन डाउन करते हैं, ब्लेड और मारिया मिलकर उसे बीच से आधा चीर देते हैं, और ब्लेड इतना एग्जॉस्टेड हो जाता है कि वो बाद में सीधा मारिया की गोद में गिर जाता है। अगले दिन ब्लेड एकेडमी वापस आता है और फ्रीकी डॉक्टर से उसे पता चलता है कि उसने अपनी थोड़ी और हीरो पावर्स अनलॉक कर ली हैं, और ये सब उन एंशिएंट एनिमल्स को खाने की वजह से हुआ है। इमीडिएटली वो और खाने के लिए वहां से भागता है, और जैसे ही वो कैफे में एंटर करता है, उसे एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी जाती है। अर्नेस्ट एक्सप्लेन करती है कि जिन लोगों को अपना बर्थडे नहीं पता होता, वो उस दिन सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन उन्हें फॉस्टर किया गया था, और आज ही के दिन 18 साल पहले उसे अनाथालय से लिया गया था।
ब्लेड इस बात से शॉक हो जाता है, पर यह शॉक तब आंसुओं में बदल जाता है जब वो अपने दोस्तों के हाथों से बनाई टेस्टी करी को टेस्ट करता है। कुछ दिनों बाद ब्लेड क्ले को स्पिरिट आर्ट्स यूज करना सिखाता है और वो सक्सेसफुली उसे पुल ऑफ कर लेता है। जब वो फुल हाइप्ड अप होता है तो ब्लेड उससे कहता है कि उसे अभी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है और वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने का प्रॉमिस करता है। तभी सोफी वहां आती है और क्ले उसे भी ट्राई करने के लिए फोर्स करता है, ये सोचते हुए कि उसे स्पिरिट आर्ट्स यूज करना नहीं आता होगा। हालांकि सोफी क्ले वाला ही सेम अटैक यूज करती है, पर उसका आउटपुट उससे कहीं कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है और ब्लेड रिवील करता है कि असल में इस अटैक को ऐसा ही दिखना चाहिए। बेचारे क्ले का सारा कॉन्फिडेंस एक ही सेकंड में मिट्टी में मिल गया। तभी वहां एक और सोफी आ जाती है और सबको दूर हट जाने को कहती है, जिससे सब शॉक रह जाते हैं। जैसे ही वहां भीड़ जमा होने लगती है, वो डुप्लीकेट सोफी वहां से खिसक लेती है और भागकर अपने हाइडआउट में चली जाती है, जहां सोफी के बाकी वेरिएंट्स छुपे होते हैं। इस वाली का नाम ऊन है, जिसका अपना मिशन फेल करने के लिए ट्रॉयस नाम की एक और वेरिएंट जमकर मजाक उड़ाती है। इस पर ऊन सिंक नाम की तीसरी वेरिएंट से ट्रॉयस को कूटने को कहती है, जिससे उनके बीच इनफाइटिंग शुरू हो जाती है। जब ये सब चल रहा होता है, ड्यूज नाम की एक और वेरिएंट ऊन से पूछती है कि मिशन कैसा गया, पर ऊन उसे एक वेग सा जवाब देती है। ड्यूज फिर अचानक से ऊन को किस कर लेती है, क्योंकि वो किस करके डेटा शेयर कर सकती है। उसके बाद ऊन उन सबको किस करती है और स्पिरिट आर्ट्स यूज करने का डेटा ट्रांसमिट कर देती है, पर इसके लिए उसे डांट पड़ती है क्योंकि ये उसका मिशन नहीं था। कुछ दिनों बाद जब ऊन दूर से नजर रख रही होती है, सब अरीना में इकट्ठा होते हैं ताकि जेसिका को एलिजा का बनाया नया वेपन ट्राई करते देख सकें। ब्लेड को ये कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगता क्योंकि ये बस स्टोर्ड फायर स्पिरिट्स को फायर करता है, पर एलिजा उसे याद दिलाती है कि हर कोई उसकी तरह ओवरपावर्ड नहीं होता। तभी ड्यूज अरीना में कूदती है, पर क्योंकि वो बिल्कुल ऊन जैसी दिखती है, ब्लेड कैजुअली उसके पास जाकर पूछता है कि उसे इस बार क्या चाहिए। वो सीधे सीधे ब्लेड से उसे एक सिंगल मॉम बनाने के लिए कहती है, जिससे बाकी लड़कियां शर्म से लाल हो जाती हैं। मतलब बंदी सीधा पॉइंट पे आ गई, कोई टाइम पास नहीं। हालांकि जब ब्लेड मना कर देता है तो वो अनाउंस करती है कि वो उसका काम तमाम कर देगी और अपनी साइड स्विंग करती है, जिसे ब्लेड इजीली ब्लॉक कर लेता है। कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों एक दूसरे पर इनसेन स्पीड से अपने वेपन स्विंग कर रहे होते हैं और ये रियलाइज करने के बाद कि वो उसे नहीं हरा सकती, ड्यूज उसका हाथ पकड़कर अपने पीछेस पर रख देती है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तभी असली सोफी वहां आती है और जब वो ब्लेड का हाथ देखती है तो वो फ्यूरियस हो जाती है और ड्यूज को ड्यूएल के लिए चैलेंज करती है। हालांकि ड्यूज एडियोस बोलती है और वहां से रफू चक्कर हो जाती है। उसके जाने के बाद अर्नेस्ट पॉइंट आउट करती है कि ये चौथी बार है जब उनका सामना किसी फेक सोफी से हुआ है और हर कोई अलग वेपन यूज कर रही थी, पर ब्लेड को पहले से ही पता था कि क्या चल रहा है। लंच के दौरान अर्नेस्ट सोचती है कि क्या वो लड़कियां सोफी की बहनें हैं और सजेस्ट करती है कि उन सबको एकेडमी में एनरोल कर लेना चाहिए। क्लेयर पॉइंट आउट करती है कि वो सब ब्लेड का गेम एंड करना चाहती हैं, पर बाकी सब रिवील करते हैं कि वो खुद भी ड्यूएल्स के दौरान ब्लेड को निपटाने का ट्राई करते हैं, इसलिए ब्लेड के लिए ये सब तो डेली का रूटीन है। अपने दिमाग के बचे कुचे 2 सेल्स यूज करने के बाद अर्नेस्ट कंक्लूड करती है कि वो सारी लड़कियां असैसिन्स हैं और सोफी ये देखकर अपना सर जमीन पर दे मारती है कि उन्होंने ये फिगर आउट करने में कितना टाइम लगा दिया। ब्लेड कहता है कि उसे ये शुरू से पता था, इसलिए अर्नेस्ट उसे डांटती है क्योंकि वो जरा भी डरा हुआ एक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि सोफी कहती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए ब्लेड को प्रोटेक्ट करेगी, जिससे उसे टेंशन होने लगती है। इस बीच डुप्लीकेट स्पेस में सिंक अपनी लड़कियों पर ब्लेड को असैसिनेट करने में फेल होने पर हंस रही होती है। तभी उनका क्रिएटर उन्हें कॉल करता है और ब्लेड को ये दिखाने का अर्ज करता है कि वो अब उससे आगे निकल चुकी हैं। उसी रात सोफी ब्लेड पर नजर रखने के लिए उसके रूम में स्नीक इन करती है और आयोना इमीडिएटली उसे सेंस कर लेती है। वो सोफी को अश्योर करती है कि ब्लेड उसकी निगरानी में बिल्कुल सेफ रहेगा, पर सोफी को बेटर फील कराने के लिए वो उसे रात भर वहीं रुकने को कहती है। सोफी मना कर देती है और वहां से चली जाती है, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो चाहे अपनी जान की कीमत पर भी ना हो ब्लेड को प्रोटेक्ट करेगी। बाहर उसका सामना ऊन से होता है, जो ब्लेड की जान लेने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड थी। हालांकि सोफी उसे बताती है कि वो उसे हरा भी नहीं सकती, क्योंकि सोफी लेटेस्ट टेक वाला फाइनल मॉडल है और उससे पहले वाले सब पुरानी टेक्नोलॉजी हैं। ऊन इस बात को कंफर्म करती है और ऐड करती है कि ओल्ड टेक का मतलब है कि उनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी है, इसलिए सोफी उससे कहती है कि उसके पास जो थोड़ा टाइम बचा है उसे अपनी लाइफ एंजॉय करने में लगाए। हालांकि ऊन रिफ्यूज करती है और उस पर अटैक करती है, पर सोफी क्विकली उसे जमीन पर पिन डाउन कर देती है और ऊन के चेहरे पर अपना मुक्का छापने से खुद को रोक लेती है। उसके बाद ऊन उठती है और वहां से चली जाती है, सोफी को ये कहते हुए कि वो उसका वेट करेगी। अगले दिन वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर स्क्वाड का सामना सिंक से होता है, जो इमीडिएटली अपने जायंट फिस्ट से उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। सब वहां से भागने लगते हैं, पर सिंक ब्लेड को पकड़ लेती है और उसे ऐसा कूटती है कि अच्छे अच्छों की रूह काम जाए
उसके पंचेस इतने हार्ड होते हैं कि प्लॉट आर्मर भी ब्लेड को नहीं बचा पाता और उसे बाद में होश आता है। अर्नेस्ट उसे बताती है कि सिंक जा चुकी है और एलिजा रिवील करती है कि सिंक को कोई आइडिया नहीं था कि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में है, इसलिए उसे लगता है कि उसने सच में ब्लेड को अनअलाइव कर दिया है। थोड़ी ही देर में सिंक को असलियत पता चल जाती है और ट्रॉयस के साथ ब्लेड पर अटैक करने के लिए लौट आती है और वो स्कूल बिल्डिंग में तबाही मचाने लगती हैं। ब्लेड और आयोना उन्हें ल्योर करके एकेडमी के दूसरे सेक्शन में ले जाते हैं, जहां अर्नेस्ट और बाकी सब उन पर एम्बुश करने के लिए वेट कर रहे होते हैं। जब उनका इनिशियल अटैक फेल हो जाता है तो अर्नेस्ट मैजिक का यूज करके ट्रॉयस को नॉकआउट कर देती है, पर इससे वो सिंक के लिए पूरी तरह वाइड ओपन हो जाती है। लकीली ब्लेड सिंक को हराने के लिए अर्नेस्ट वाला ही सेम स्पेल यूज करता है, जिससे अर्नेस्ट शॉक हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी मैजिक यूज नहीं किया था। हालांकि सिंक और ट्रॉयस उठ खड़ी होती हैं और एक ब्लैक होल क्रिएट करने के लिए अपनी हीरो पावर्स यूज करती हैं। ब्लेड को लगता है कि वो 10 सेकंड बाद वैनिश हो जाएगा, पर आयोना रिवील करती है कि एक बार क्रिएट होने के बाद वो गायब नहीं होगा। वो ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है और उसी मोमेंट पर सोफी वहां आती है और अपनी ग्रेविटी पावर्स यूज करके उस ब्लैक होल को रोक देती है। तभी ऊन और उसकी बाकी बहनें इनसेन ऑरा के साथ वहां आती हैं और सिंक और ट्रॉयस को रिट्रीव करके वहां से खिसक लेती हैं। रात में सोफी को होश आता है और ब्लेड फाइनली उससे पूछता है कि वो लड़कियां कौन हैं और वो एडमिट करती है कि वो उसी की लेसर वेरिएंट्स हैं। ब्लेड उनसे दोस्ती करना चाहता है, पर सोफी कहती है कि उनके दिमाग को उसे असैसिनेट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, खुद सोफी से बिल्कुल अलग, जिसे किसी भी न्यूरल मॉडिफिकेशन से पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था। ये जानकर कि उसकी बहनें कभी नहीं बदलेंगी, सोफी ब्रेकडाउन हो जाती है, इसलिए ब्लेड उसे बेटर फील कराने के लिए हक करता है। उस रात ब्लेड इन्फर्मरी में ही सो जाता है, ये जाने बिना कि सोफी एक सोलो मिशन पर निकल चुकी है। उसी रात किंग रिवील करता है कि सोफी ने उसके लिए एक नोटिस छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वो एकेडमी से विड्रॉ कर रही है। अर्नेस्ट इस बात पर पिस्ट होती है कि उसने उसे क्यों नहीं रोका, पर किंग कहता है कि स्टूडेंट्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो जब चाहे जा सकते हैं। अर्नेस्ट उसे परवाह ना करने के लिए खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी वो देखती है कि किंग भी सोफी के जाने से अंदर ही अंदर बेहद दुखी है। वो फिर उसे वापस लाने का प्रॉमिस करती है और ब्लेड पहले से ही जानता था कि वो अपनी बहनों से मिलने गई है। जेसिका के पास उनके सारे बेसिस की लोकेशंस होती हैं, इसलिए वो इमीडिएटली वहां से निकलना चाहते हैं, पर किंग उनसे पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि सोफी क्यों गई है। वो एक्सप्लेन करता है कि सोफी नहीं चाहती थी कि वो अपने हाथ गंदे करें और उसे वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनकी बहनों का खात्मा। अर्नेस्ट को लगता है कि कोई ना कोई दूसरा तरीका जरूर होगा, पर किंग कहता है कि अगर कोई और रास्ता होता तो सोफी कभी छोड़कर नहीं जाती। बाद में ब्लेड एक सर्च क्वेस्ट पर जाने वाला होता है, पर जूलियन और आयोना भी उसके साथ आना चाहती हैं। मारिया भी उनके साथ आ जाती है, ये एडमिट करते हुए कि उसकी दोनों पर्सनैलिटीज सोफी को अपना दोस्त मानती हैं। इसी के साथ वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं, पर एंट्रेंस पर वो अपने बाकी दोस्तों को भी उनके लिए वेट करते हुए स्पॉट करते हैं। बाद में अर्नेस्ट सोफी को एक हाइडआउट पर स्पॉट कर लेती है और जब अर्नेस्ट उससे बात करने की कोशिश करती है तो सोफी बस उसे अकेला छोड़ देने को कहती है। अर्नेस्ट उससे रीजन करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो जानते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, पर सोफी कहती है कि वो उनसे कुछ इंपॉर्टेंट छुपा रही है। वो फिर उन सबको इकट्ठा करती है और फाइनली रिवील करती है कि वो एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है जिसे ग्रेट हीरो को सरपास करने के लिए क्रिएट किया गया था। हालांकि वो रिसर्च बंद कर दी गई थी, पर उसमें से कुछ डेटा चुरा लिया गया था और उसकी बहनें उसी का बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि उसने मेंशन किया था कि वो ग्रेट हीरो के पीछे हैं, अर्नेस्ट क्वेश्चन करती है कि वो ब्लेड पर अटैक क्यों कर रही हैं। सोफी उन्हें ये नहीं बता सकती थी कि ब्लेड ही वो ग्रेट हीरो है, इसलिए अर्नेस्ट को लगता है कि वो वेरिएंट्स बस ब्लेड के खिलाफ अपनी पावर्स टेस्ट कर रही हैं, क्योंकि वो सुपर स्ट्रांग है। मतलब अर्नेस्ट का दिमाग घुटनों में ही रहता है। सोफी उनकी स्टोरी के साथ प्ले अलोंग करने का डिसाइड करती है और फिर उन सबको इतनी ट्रबल देने के लिए अपोलोजाइज करती है। वो एडमिट करती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक नॉर्मल लड़की की तरह जिएगी और उसकी ये शॉर्ट लिफ्ट फैंटेसी अब खत्म हो गई है, इसलिए वो वापस वहीं जा रही है जहां से वो आई थी। उसकी इतनी इमोशनल स्पीच के बावजूद अर्नेस्ट उसके सिर पर एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि उसे अपनी फैंटेसी जीना छोड़ देना चाहिए। वो याद दिलाती है कि कैसे बस कुछ महीने पहले वो खुद कितनी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, पर ब्लेड की वजह से वो बदल गई और उसने बहुत सारे दोस्त बनाए। अर्नेस्ट सोफी की बहनों को टेक डाउन करने के लिए रेडी थी अगर ऐसा करना ज़रूरी था, पर ब्लेड इसे इकलौते सोल्यूशन के तौर पर एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। सोफी को अभी भी लगता है कि यही इकलौता सोल्यूशन है और वैसे भी उसकी बहनों के पास जीने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, पर ब्लेड अभी भी उन्हें बचाना चाहता है। सब ब्लेड के आइडिया से अग्री करते हैं, इसलिए वो एलिजा की तरफ मुड़ते हैं जिसके पास पहले से ही एक प्लान होता है। इस बीच बहनें एक दूसरे हाइडआउट में होती हैं जब उन्हें ब्लेड से एक लेटर मिलता है जिसमें वो उन्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। ऊन इसे पढ़ती है और इस नॉनसेंस को हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाती है। इस बीच सब अरीना में बहनों के आने का ईगरली वेट कर रहे होते हैं और वो जल्द ही ब्लेड को हराने के लिए अपनी फुल फोर्स के साथ वहां आ जाती हैं, जबकि ब्लेड के ईयरपीस में एलिजा उसे गाइड कर रही होती है। उनके पास एक प्लान होता है, पर फिर भी अर्नेस्ट काफ़ी टेंस फील करती है क्योंकि वो बस वहाँ खड़े होकर देख सकती है।
जब बहनें ब्लेड पर अटैक करना शुरू करती हैं तो एलिजा उसे बताती है कि उसे उन्हें पीटना नहीं बल्कि उनकी एनर्जी ड्रेन करनी है। और इस बीच डायन और सायरन इस असैसिनेशन के पीछे के मास्टरमाइंड की तलाश में होते हैं। एक बार जब वो उसे ढूंढ लेंगी तो वो उसे बहनों को रीप्रोग्राम करने के लिए फोर्स करेंगी ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। जैसे जैसे बैटल कंटिन्यू रहती है, ब्लेड खुद को कॉर्नर में पाता है और अर्नेस्ट बीच में कूदने ही वाली होती है, पर सोफी उसे फेथ रखने को कहती है। थोड़ी ही देर बाद ड्यूज अपनी हीरो पावर्स यूज करके ब्लेड को एग्जॉस्ट करती है और फिर शैडो क्लोन्स बनाती है। तभी जेसिका उसे एलिजा की स्टोर्ड स्पिरिट बुलेट फेंक कर देती है और वो उनका यूज करके क्लोन्स को ब्लास्ट कर देता है। इससे ड्यूज की पावर्स डिप्लीट हो जाती हैं, तो जब दूसरी उसे रश डाउन करने का ट्राई करती है, लियोनार्ड उसे अपनी खुद की स्पिरिट बुलेट फेंक कर देता है ताकि वो शील्ड कास्ट कर सके, जो उनमें से एक और को एग्जॉस्ट कर देता है। ब्लेड की स्वॉर्ड टूट जाने के बाद सिंक अपने जायंट फिस्ट से स्मैश करना शुरू करती है, इसलिए ब्लेड अर्नेस्ट से एक और स्पिरिट बुलेट फेंकने को कहता है। हालांकि वो उसे कैच नहीं कर पाता, इसलिए सोफी फुर्ती से बीच में कूदती है और उसकी हेल्प करती है। वो फिर उससे अपने लिए उसकी हीरो पावर्स यूज करने को कहती है, ये बोलते हुए कि उसकी जिंदगी अब उसकी है। ब्लेड फिर सोफी की पावर्स का यूज करके सिंक को ब्लास्ट कर देता है और उसकी पावर्स भी डिप्लीट कर देता है। वो फिर ट्रॉयस को फेस करता है और अर्नेस्ट की फायर स्पिरिट का यूज करके उसे भी ब्लास्ट कर देता है। अब सिर्फ ऊन ही अकेली बची होती है और जैसे ही सूरज ढलता है वो कहती है कि उसका टाइम खत्म हो गया है। जैसे ही वो कोलैप्स होती है, ब्लेड उसे चेक करने के लिए भाग कर जाता है और वो बताती है कि उसकी पूरी लाइफ स्पैन सिर्फ 14 दिनों की थी। ब्लेड जल्दी से एलिजा को कॉम्स पर कांटेक्ट करता है ताकि कोई सोल्यूशन मिल सके, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। हालांकि एलिजा रिवील करती है कि उन्हें वो क्रिएटर मिल गया है और शॉक की बात यह है कि वो 14 दिनों से कहीं ज्यादा टाइम से मर चुका है, जिसका मतलब है कि उसने बहनों को कोई कमांड्स नहीं दिए थे। अगर एलिजा उन्हें रीप्रोग्राम करने का तरीका निकाल भी ले, तब भी उनकी लाइफ स्पैन बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। और कोई चॉइस न होने पर सोफी उन सबको एक जगह इकट्ठा करती है और ऊन से कहती है कि उन्हें जिंदा रखने का एक तरीका है। ऊन कहती है कि जीने का कोई पॉइंट नहीं है, पर ब्लेड उन्हें जिंदा रहने और ट्रेन करने के लिए अर्ज करता है ताकि वो एक दिन उसे सरपास कर सके। ये आइडिया बहनों को अपील करता है, इसलिए सोफी ऊन को किस करती है और डेटा उसके ब्रेन में ट्रांसफर कर देती है और उसे अपनी हीरो पावर्स यूज करने को कहती है। वो फिर ब्लेड से उनकी पावर्स का कंट्रोल लेने को कहती है ताकि उनकी सोल्स और माइंड सोफी की बॉडी के अंदर जिंदा रह सके। ब्लेड ऐसा करने के लिए अग्री करता है और एक बार प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अगले दिन वो इन्फर्मरी में उठता है और सोफी चेक करने आती है कि वो ठीक है या नहीं। वो ये भी रिवील करती है कि उसकी सारी बहनें अब उसी के अंदर रहती हैं और अब उसे उन 6 को हैंडल करना होगा। ब्लेड कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने चेक किया था तब वो 5 ही थीं, पर सोफी कुछ भी इलैबोरेट करने से मना कर देती है। लगता है ब्लेड की जिंदगी में लड़कियों का ड्रामा कभी खत्म नहीं होने वाला। कुछ दिनों बाद किंग स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए एक सुपर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर लेकर आता है और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स यूज करने के बावजूद वो उस पर एक खरोच तक नहीं ला पाते। सायरन को टेंशन होती है कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही बड़ा पंगा ले लिया है, पर ब्लेड वहां आता है और एक ही सिंगल अटैक में उस मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे उसकी पूरी क्लास उस पर भड़क जाती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक जरूर करना और स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को भी चेकआउट करो।